इकोनॉमिक्स के बारे में अगर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो आगे और डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो कॉमर्स वाला एक इशू है वो मैं समझा देता हूँ कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो यू आर नॉट रीडिंग एज एन इकोनॉमिस्ट। आप इकोनॉमिस्ट नहीं हो। आप क्या करना चाह रहे हो? आप आईएएस बनना चाह रहे हो, आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो। अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि यू गेट टू डीप इनटू इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स ना एक ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप जितना गोता लगाना चाहो उतना घुसते जाओ घुसते जाओ घुसते जाओ, कंसेप्ट पे कंसेप्ट, फिर आ जाएंगे फॉर्मूले और आप घबरा जाओगे। पर जब हम अपने यूपीएससी के केस में देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स इज जस्ट अबाउट कॉन्सेप्ट्स, हाउ दे आर अप्लाइड, एंड और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। एंड ज़्यादा डीप इकोनॉमिक्स में नहीं घुसना है। अदर देन अदर सब्जेक्ट जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके कंपैरिजन में इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम यह है कि घुसना नहीं होता हमें डीप, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट नहीं हो, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। अब दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की जो एक आती है वो ये आ जाती है कि बच्चों के पास किताबें नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की एक्चुअली है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई ये बोलेगा। जो किताब होती है वो रेलेवेंट नहीं होती। एनसीईआरटी पढ़ोगे समझ नहीं आती। कितनों ने एनसीईआरटी पढ़ी है? कभी देखी एनसीईआरटी पढ़ी? आ गई समझ पूरी? नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए बनी ही नहीं है। वो आपके लिए बनी ही नहीं है। वो किन के लिए बनी है? जो 11th 12th करेंगे। शुरुआत की तो समझ में आ जाएगी, 6th 10th 8th 9th ये सब समझ में आ जाएगी, पर उसका रेलेवेंस कम हो जाता है धीरे धीरे करके, क्योंकि वो छोटे बच्चों की किताबें हैं, उसमें थोड़ा डेप्थ कम रहता है। फिर जब आप बाहर में जाएंगे, जब 11th 12th में जाएंगे, तो वो एक्सपेक्ट करता है एनसीईआरटी कि जो बच्चा एक्चुअली 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है ही विल बिकम एन इकोनॉमिस्ट। वो एनसीईआरटी और यूपीएससी के लिए तो नहीं बनाता कोई भी किताब। अब फिर हम देखते हैं कि वी कम टू द बुक्स एंड ऑल, जब हम रमेश सिंह फिर उस सारे बुक्स में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसी ढर्रे को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और फिर वो बहुत ब्रॉड कर देंगे इकोनॉमिक्स को कि कुछ भी आ जाए पकड़ लो। अब यूपीएससी क्या करता है, इसको चेंज करते रहता है, अपने थोड़े से ट्रेंड को हल्का फुल्का चेंज करते रहता है, बट उसका एक ट्रेंड है जिसपे हम आज पूरे डिटेल में डिस्कस करें। तो वो फॉलो नहीं कर रहा कोई बुक, इसीलिए यहाँ पे मेरी ज़रूरत ज़्यादा पड़ जाती है। पॉलिटी आप पढ़ लोगे लक्ष्मीकांत से, आप इन्वायरमेंट पढ़ लोगे शंकर से या किसी एक ऐसी बुक से, पर इकोनॉमिक्स में यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो मेरा काम यही है, इकोनॉमिक्स को आपको सिंपली समझाना, और इतना ही समझाना जितना आपको एग्जाम में रेलेवेंट है। घोड़े को देखा है? जो घोड़ा टांगे में रहता है उसको देखा है? उसमें ऐसे लगा के रखते हैं, पता है उसको क्यों लगाते हैं? जिससे वो उधर ही देखे। इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी सब्जेक्ट में आप फिर भी थोड़े मजे लेने के लिए इधर उधर पढ़ लो। इकोनॉमिक्स में अगर आप पढ़ते पढ़ते ज़्यादा डीप गए ना तो हो सकता है कंफ्यूजन आना स्टार्ट हो जाए। इकोनॉमिक्स में बस एक चीज़ ख्याल रखना, इट्स ऑल अबाउट प्रिसीजन। प्रिसीजन एक शब्द है, बहुत प्रिसाइज होके आपको पढ़ना होता है, सारे कंसेप्ट को ग्रहण करना होता है, और उसके बाद इकोनॉमिक्स को फिर आप अगर चाहो तो आप अपने डीप अपने पर्सनल स्टडी के लिए जा सकते हो तो जाओ, नहीं जा सकते तो मत जाओ। और फिर प्रॉब्लम्स कुछ और भी आती है, बीच बीच में टर्म्स नए नए इन्वेंट कर देते हैं लोग, लेकिन आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो अब स्टार्ट करते हैं। वो रिकॉर्ड स्टार्ट हो गया क्या? ठीक है, स्टार्ट। अच्छा आप उधर ही हैं, ओके मैं वही ढूंढ रहा था सब कहाँ गए ठीक है। सो इकोनॉमिक्स से चालू करते हैं, इंडियन इकोनॉमी एज इट लेफ्ट। डेफिनेशन लिखें, चलो फिर एक डेफिनेशन लिखते हैं इंडियन इकोनॉमी की। पर डेफिनेशन लिखेंगे तो बोरिंग हो जाएगा यार, नहीं लिखते हैं। चलो छोड़ो, आज डेफिनेशन नहीं लिखते, छोड़ो। आज सब क्या, सुबह क्या क्या पी के है, क्या खा के है? मस्त चाय पिए? चाय पिए, हाँ जो मैं पिया ऑफ कोर्स। लेकिन मैं चाय पिया, कई लोग दूध पी रहे थे इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। तो चाय पिए। देश चाय से स्टार्ट करता है पूरा अपना दिन। इंडिया चाय से स्टार्ट करता है, अंग्रेजों ने छोड़ के चले गए चाय, हम उसे चालू रख कर रखे हैं, और अंग्रेजों से ज़्यादा हम पीते हैं। ठीक है, तो चलिए चाय से स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स को डायरेक्टली। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टी, सिंपल टी। ठीक, लेट्स अंडरस्टैंड। अब इमेजिन करिए कि एक दिनेश टी स्टॉल है आपके कोचिंग के थोड़ा दूर। नहीं होगा पर आज इमेजिन कर लो। ठीक है क्या? रजवाड़ी है, ओके। चलो अगली बार इसको चेंज कर दूंगा, अभी यही रहने दो। तो दिनेश टी स्टॉल में आप 10 रुपए देते हैं और आपको 10 रुपए की चाय मिल जाती है।
आपको 10 रुपए की चाय मिल जाती थी। अब इस चाय से इकोनॉमिक्स कनेक्टेड है, हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आप तब, जब तक मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूँ, सोचो चाय किस किस चीज से बनती है और मुझे बताओ। चाय पत्ती, ओके, ठीक है। तो टी लीव्स कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ मिल्क और शुगर और ये पानी अदरक वाला नहीं है, ये सिर्फ मतलब पानी वाला है पानी ज़्यादा नहीं डली इसमें। अदरक वदरक छोड़ देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तुम्हें डिफिकल्टी हो जाएगी, अभी फंसोगे तुम। और गैस, हाँ, जो इनपुट कॉस्ट है, गैस या फिर वॉट एवर हो सकता है, वुड हो, और लेबर एंड ऑल एवरीथिंग। चलो थोड़ा इकोनॉमिक्स तो तुम ऑलरेडी समझते हो, ठीक है। एंड एक चीज़ और है, वो कप भी तो है, तो कप भी है, तो ग्लास समझ ली, ठीक है। एक्चुअली अगर मैं बोलूँ तो जिस जिसने वो चाय खरीदी है उसने एक्चुअली जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब हम समझते हैं कैसे। ये जो टी लीव्स है कहाँ से आती है, फॉर्म से आती है। सेम गोज विद द मिल्क, ये मिल्क फार्मर से आ गई। कौन कौन आनंद से था, वो अच्छे से समझता होगा इसे, ठीक है। तो मिल्क फार्मर से आ गई है, डेयरी फार्मिंग से आ गई, ठीक है। शुगर भी अगेन फार्म से आई, इमेजिन कर लेते हैं यूपी के एक फार्म से आई है शुगर, यूपी के फार्म से आई, क्योंकि शुगर का वहाँ प्रोडक्शन बहुत हाई होता है। गैस, आपके यहीं पास में कोई वेंडर है या फिर बीपी, इंडेन, इन सारे से आपका गैस आ गया, ठीक है। एंड देन ग्लास, फिरोजाबाद, कहाँ पे, या फिर अहमदाबाद, कहीं से भी समझ लेते हैं, अहमदाबाद से ग्लास आई। कोई एक ग्लास फैक्ट्री है अहमदाबाद में, वहां से ग्लास आ रहा है, चलिए ये इमेजिन कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो दिनेश ने 2 रुपए रखे और 8 रुपए इन सभी को डिवाइड हुआ, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा इन सभी को डिवाइड हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई फार्मर हो या कोई टी लीव्स वाला हो, कभी अगर आपके वडोदरा आया तो उसी दिनेश से चाय पिए वो। तो आप देख रहे हो कि वो पैसा एक्चुअली फ्लो होके वापस दिनेश के पास भी आ सकता है, एंड वो पैसा एक्चुअली इधर उधर फ्लोट कर रहा है, एंड वापस इट कम्स बैक एंड गोज बैक, कम्स बैक, गो बैक। तो व्हाट इज एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी, अगर आप इकोनॉमी को सोचे तो व्हाट इज इकोनॉमी नाउ। आप क्या सोच सकते हैं, आप इकोनॉमी क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स देन। साइकिल, इट इज अ साइकिल, इट इज अ सिस्टम। इन अ वेरी सिंपल लेवल इकोनॉमिक्स एक साइकिल है, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के हम सब पार्ट हैं, और सिस्टम में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड समहाउ जो टोटल कंट्रीब्यूशन होता है वो हमारा जीडीपी होता है। टेंशन मत लो, मैं अभी इकोनॉमिक्स पूरा स्टार्ट नहीं किया, अभी तो सिर्फ स्टार्ट है, अभी तो इंट्रोडक्शन भी होगा कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे हम। सो इफ वी सी, एक इकोनॉमिक्स में अगर बेसिक टर्म्स में जाएं तो एक हाउस होल्ड होता है। हाउस होल्ड समझते हैं क्या होता है, घर, एक घर, एक घर जिस जो एक्चुअली एक्सपेंडिचर करता है, चीज़ें को खरीदता है। और एक फर्म होता है, एक फर्म होता है, वो फर्म कुछ भी हो सकता है। इस केस में हमने दिनेश को देखा, दिनेश एक फर्म है जो चाय बनाता है। तो बेसिकली हम अंदर देखेंगे तो फर्म एक आउटपुट क्रिएट करता है, ठीक है। वो आउटपुट हाउस होल्ड लेता है, और उस आउटपुट के लिए हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करता है, ईएक्सपी लिख रहा हूँ, एक्सपेंडिचर करता है, और वो एक्सपेंडिचर एक्चुअली फर्म का इनकम है, इसका इनकम है कि नहीं। इस केस में दिनेश और जिसने चाय खरीदी, इसी सर्कल में आपका पूरा इकोनॉमी घूमते रहता है, एंड दिस सिस्टम इज इकोनॉमी। कोई मनी का फ्लो नहीं, कुछ भी नहीं, ज़्यादा जीडीपी, इन्फ्लेशन, वो सब छोड़ो। इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम, दैट्स इट। अब इस सिस्टम में लीकेजेस भी हो सकते हैं, वो कैसे, ये बताओ। सेविंग, परफेक्ट, सेविंग। अगर दिनेश ने, अगर वो जो आपके 1 रुपए है फिर से फॉर्म में लगाने के, मतलब आपने अगर अपने जेब में 1 रुपए रख लिए किसी रीजन से, तो वो आपकी सेविंग्स हुई। और अगर दिनेश ने
किसी रीजन से अगर उस 1 रुपए को आपका रख लिया तो वो उसकी सेविंग्स हो गई, मतलब अपने खीसे में रख लिया, जेब में रख लिया, दिया नहीं वापस इकोनॉमी को, तो वो सेविंग्स हो गई, वो एक लीकेजेस हो गई। एक और इंपॉर्टेंट लीकेज है जिससे आप सब घबराते हो, बताओ, टैक्स। सिंपल एज दैट। अगर गवर्नमेंट ने आपसे, इस केस में फर्म है तो जीएसटी, किसी रूप में अगर टैक्स ले लिया उनसे, टैक्स अगर ले लिया, देन इट इज अनदर लीकेज। एंड हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आ रहा हूँ, लेट मी कम टू दैट। तो उसके बाद लेकिन ये टैक्स का जो लीकेज है, गवर्नमेंट यूजुअली उस टैक्स को लेती है और सब्सिडी के रूप में या डेवलपमेंट में रूप में वापस से आपको ये टैक्स दे देती है। इट कम्स बैक टू यू, सो इट इज नॉट एग्जैक्टली अ लीकेज। इतना सिस्टम समझे? नाउ लेट्स गो, कम फॉरवर्ड। तो इकोनॉमी बेसिकली क्या हुआ? व्हाट इज एन इकोनॉमी? इकोनॉमी इज अ साइकिल, इट इज अ सिस्टम। एक छोटा सा डेफिनेशन एनसीईआरटी का इकोनॉमिक्स का लिख लेते हैं, सिंपल से, क्योंकि आप लोग फिर अगर डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा तो बोलोगे सर ने कुछ नहीं भी लिखा है। एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखूं अंग्रेजी में तो इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम, इकोनॉमिक्स इज अ सिस्टम where people produce goods, where people produce goods and services, goods and services, earn income and spend those income. Earn income and spend those income. ठीक है, लिख लिया? तो इकोनॉमी इज अबाउट प्रोडक्शन प्लस इनकम, मतलब एक्सपेंडिचर या प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सिंपल है, इकोनॉमिक्स यही सिस्टम का नाम है। बट ये तो सिर्फ इकोनॉमी है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? एक शब्द आता है जो आता है इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट डू यू थिंक इज इकोनॉमिक्स? यस, टेल मी। स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अरे ये तो साइकोलॉजी हो गया यार, मेरा ऑप्शनल पकड़ लिया आप। इंडियन एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमी एज सच, या एंड एनीथिंग एल्स? इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स क्या होगी? अगर इकोनॉमी ये है तो इकोनॉमिक्स क्या है? Economy is basically the system, and simply economics is study of that system. Is simply study of that system is economics. कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स में अलग अलग एस्पेक्ट्स इधर से उधर मूव हो रहे हैं, उसको स्टडी करना इज इकोनॉमिक्स। इट्स एन आर्ट, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स में अगर और भी क्रूड टर्म्स में मैं जाऊं, और भी थोड़ा फॉर्मलाइज करें, तो इकोनॉमिक्स में 3 चीजें होती है। एक होती है स्कार्सिटी, किसी भी चीज की कमी। जैसे ह्यूमन नीड्स तो अनलिमिटेड है, आपकी नीड्स कभी खत्म नहीं होगी, आपको हमेशा ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए। आपने कभी किसी कंपनी को सुनता नहीं होगा कि बस मैं इतना प्रॉफिट कर लिया मैं खुश हूँ, इतना प्रोडक्शन कर लिया खुश हूँ। हर साल और एप्पल को नए फोन्स प्रोड्यूस करने हैं, हर साल इस देश की इकोनॉमी को और परसेंटेज ऑफ जीडीपी में बढ़ाना है, सबको ये करना है। बट आप हमेशा चाह तो रहे हो बहुत कुछ, पर सब कुछ मिलता नहीं तो है नहीं। तो देर इज ऑलवेज अ स्कार्सिटी, हमेशा एक कमी रहेगी। अब जब स्कार्सिटी आती है और कमी आपको दिखती है, लेकिन आपको चाहिए बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करते हैं? यू चूज, यू प्रायोरिटाइज करते हैं। आप चॉइसेस करते हैं। आपकी के टर्म्स में अगर सोचें, समय कम है, सबको चाहिए सब कुछ, पैसा भी सबसे ज़्यादा चाहिए, हमको आईएएस भी बनना है, फिर हमको क्या बोलते हैं अपने प्रियजनों से भी बात करना है, सब कुछ चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हम क्या करते हैं? हम चूज करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। एंड दैट इज अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में सेकंड पार्ट जो है, इट इज अबाउट चॉइस।
इट इज अबाउट चॉइस। आप कोई चीज चूज करते हैं कि मैं इसको नहीं करूंगा, इसको करूंगा, उसको नहीं करूंगा तो इसको करूंगा, पर उसके पीछे आपका रीजन होता है। और वो रीजन क्या होता है अक्सर? क्यों आप किसी चीज के ऊपर चूज करते हैं और किसी चीज को किसी चीज के नीचे चूज करते हैं? क्या रीजन होता है? प्रायोरिटी होती है, आपकी प्रायोरिटी होती है जीवन में, और उसका एक कॉस्ट होता है। हर एक चॉइस का एक कॉस्ट होता है। वट एवर यू से हैज अ कॉस्ट। मैम बहुत स्माइल कर रही है, इनको बोला अच्छा हाँ ऐसा भी तो है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ा होता है ना उससे बहुत मजा आता रहता है एक्चुअली। ठीक है, उसका एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आप अभी यहाँ बैठे हो और अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो रील्स में, तो वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आप अपने एंटरटेनमेंट के कॉस्ट पे अपनी लाइफ को बिल्ड कर रहे हो। अगर आप ये उल्टा करते तो क्लास अटेंड करने के बजाय अपनी रील देखते होते तो आप क्या करते? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती? आप एंटरटेनमेंट को चूज कर रहे हो आपके सुनहरे भविष्य के एवज में। सो जो आप कर रहे हो, यू आर पेइंग अ हायर प्राइस, एंड दैट डिसीजन इज अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यही किया जाता है। इकोनॉमी इज अबाउट दैट सिस्टम, इकोनॉमिक्स इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन स्कार्सिटी एंड बियरिंग दैट कॉस्ट विच इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और रील देखना, आपका रील देखना ना ही मेरे लिए अच्छा है ना ही इकोनॉमी के लिए अच्छा है, फ्रैंकली बोलो, और आपके जीवन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसका लिखना चाहेंगे छोटा सा कुछ? अभी ना बहुत फॉर्मल नई चीजें नहीं लिखा रहा हूँ, नोट्स वोट सब दे दूंगा, बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप ये मत बोलो कि सर कुछ भी नहीं पढ़ाया आज, बस हमको पिक्चर दिखाया। तो मैं कुछ लिखा देता हूँ बस छोटा सा। इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्टडी, इट इज अ स्टडी, इज इट अबाउट स्टडी of how people use scarce resources, people use scarce resources मतलब कम resources to satisfy unlimited wants, to satisfy unlimited wants. Unlimited wants, and this is about economics, simple as that. अब हमने इकोनॉमी को क्या समझा? सिस्टम। इकोनॉमी इज इक्वल टू सिस्टम। अब किसी भी चीज को देखने के दो नजरिए होते हैं। एक है कि आप पास से देखो और दूर से देखो, अलग अलग एंगल्स तो ठीक है, पर पास से देखो या दूर से देखो। ठीक है ना? मतलब आप या तो उसके बीच में धीरे धीरे घूमो या ड्रोन शॉट लो ऊपर से। ठीक है, और दोनों का एंगल अलग है, दोनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है आपको। क्या डिफरेंस आता है आपको जब आप किसी शहर को भी देखते हो पास से और दूर से? तो क्या डिफरेंस आ सकता है? कोई समझा सकता है मुझे उसके बारे में? व्हाट डज इट चेंज? क्या चेंज आता है? क्यों हमें जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को पास से देखने की और किसी को दूर से देखने की? एनीवन? हाव भाव कैसे है? दूर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक बार दूर से क्यों ऑब्जर्व करना पड़ता है? फिर हाव भाव ही देखते हैं पास से, दूर से क्यों देखना होता है? ओवरऑल आइडिया मिलता है, ओवरऑल सिस्टम का आइडिया मिलता है। ओके, और पास से क्या मिलता है? डिटेल्स मिलते हैं कि वो जो ओवरऑल आइडिया है वो एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है इन द सिस्टम। एंड कैन यू रिलेट दिस विद इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स में ये कैसे करते हैं हम? इट कम्स एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सिंपल इज दैट। माइक्रो मतलब जब आप जाके पास से उस इकोनॉमिक्स उस सिस्टम को देखते हैं, और जैसे दिनेश के एग्जांपल में कि अगर चाय महंगी हो गई, अगर चाय के लीव्स महंगे हो गए, तो क्या आप क्या बोलते हैं, चाय के कॉस्ट बढ़ाने होंगे, 10 रुपए से 12 रुपए होगी। फिर उसमें इकोनॉमिक्स आएगी, आप चूज करोगे कि अब मैं चाय खरीदूं कि नहीं खरीदूं, क्या मैं लेमन टी पी लूं, क्या दूध के कॉस्ट बढ़ गए तो यू विल मेक अ चॉइस कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखते हुए। एंड इन द केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ये देखा जाएगा कि अगर चाय का कॉस्ट बढ़ रहा है तो ओवरऑल इन्फ्लेशन में क्या अंतर पड़ रहा है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है ओवरऑल की नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल
जो माइक्रो और मैक्रो के में होता है वो होता है पेट्रोल प्राइसेस। सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा तो दिमाग खराब एक महंगाई लगती होगी पेट्रोल प्राइसेस की लगती होगी। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज है, एक फ्यूल एक ऐसी चीज है जो हर जगह से कनेक्टेड है। अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो शायद कोई ये डिसाइड करेगा, अगर माइक्रो के कंसर्न्स में समझेंगे तो ये डिसाइड करेगा कि मुझे अपनी बाइक या कार से जाना चाहिए कि मुझे ऑटो या कोई जनरल बस, पब्लिक बस ये ले लेना चाहिए। और मैक्रो के कंसिडरेशन में पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज से ये होगा, क्या होगा मैक्रो के कंसिडरेशन में पेट्रोल प्राइसेस के इंक्रीज से? हर चीज के कॉस्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हर चीज को इधर से उधर ले जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इन्फ्लेशन पे पड़ेगा, महंगाई पे पड़ेगा। पर ये तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन आपके जो यूपीएससी में, व्हेन यू बिकम एन आईएएस यू विल मोस्टली फोकस अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आपको बिगर थिंग्स में समझना है, और यहीं पे आप लोगों की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। जो आपने मुझे बोला ना कि हम लोग को समझ नहीं आता इकोनॉमिक्स, इसलिए बिकॉज यू गेट टू इनटू माइक्रो। अब एनसीईआरटी की बुक्स का जो फोकस होता है वो मैक्रो बोलते हैं, पर वो क्या करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में घुसते हैं, फॉर्मूलेज बताएंगे, फिर उसका भी इफेक्ट बताएंगे, फिर उसका भी इफेक्ट पढ़ाएंगे। इवन इन मैक्रो वो थोड़ा सा ज्यादा डिटेल और डिस्क्रिप्शंस में घुसते हैं, जीडीपी के अलग अलग कंसिडरेशंस को समझेंगे एंड इट विल बिकम डिफिकल्ट। बट एज एन आईएएस आपको हमेशा थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ ही आपका सिलेबस अगर देखेंगे तो उस तरफ ओरिएंटेड है। आगे हम देखते हैं कि वाई इकोनॉमिक्स इन यूपीएससी एग्जाम। यूपीएससी एग्जाम इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ाता है और इसका एप्लीकेशन है। एग्जाम को छोड़ो, अभी अभी मत छोड़, भूल जाओ यूपीएससी के मेंस को, प्रीलिम्स को, वो सब भूल जाओ। जब आप यूपीएससी क्लियर करेंगे तो आपको कौन सी पोस्ट मिलती है जो आपकी सबसे एस्पिरेशनल पोस्ट है? आईएएस। चाय नहीं पिया यार? पिया ना, ठीक से नहीं पिया। हाँ, आईएएस। एक एसडीएम बनोगे, डीएम एसडीएम बनोगे, है कि नहीं? क्या काम होता है डीएम एसडीएम का, थोड़ा आप लोग समझाओगे क्या? अब आप मुझे समझाओगे थोड़ा इस सेक्शन में, क्या काम होता है डीएम एसडीएम का? रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड डिस्प्यूट्स, और इतना ही का? इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कराना। डे टू डे में एक दिन कैसा होता होगा कलेक्टर का? एक प्रॉब्लम, एक नॉर्मल दिन कैसा होता होगा कलेक्टर का? उसे क्या करना होता होगा? इमेजिन करो एक दिन क्या होता होगा, कोई एक मुझे समझा दो कि क्या होता होगा एक दिन। आप कलेक्टर बन रहे हो, आप चाहते हो बनना, 27 में एग्जाम देना चाहते हो, 28 में बनना तो चाहते हो, एस्पिरेशनल तो है ही उतना। अगर वो बिलीफ नहीं है तो फिर तो यहाँ बैठोगे नहीं तुम। तो आप क्या इमेजिन कर पाते हो कि एक डीएम डेली क्या करता होगा जाके? समवन फ्रॉम देयर, यहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, बताओ। सिचुएशंस देखते होंगे। हाँ, उनका सब कुछ देखना, पॉलिसी रिलेटेड फाइल देखना, ये सारी चीज़ों को करना। तो एक डीएम जो होता है उसका रेगुलर डे, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बोला, फाइल्स आती हैं, ठीक है ना? फाइल्स आती, उन फाइल्स में क्या लिखा होता होगा? स्कीम्स, इश्यूज, फंड्स, ये सारी चीजें। तो अगर आप एक डीएम की फाइल को देखोगे तो वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स से बना पड़ा है। उसका कोर इकोनॉमिक्स, बिना पैसे के तो कुछ होता ही नहीं है, इधर से उधर भी नहीं होता कोई भी चीज। एनडीएम का काम इज मोस्टली अबाउट इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मंडी में, जैसे आपने जन सुनवाई की बात बोली, अगर उनको लग रहा है कि टमाटर के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के प्राइसेस बहुत इंक्रीज कर चुके हैं, तो उसका क्या रीजन हो सकता है वो डीएम को समझना पड़ेगा। कि हो सकता है किसी ने जमाखोरी करी हो, तो उसको डिमांड और सप्लाई समझ में आना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई कहाँ कहाँ से ब्लॉकेजेस होते हैं, तो वो डीएम को समझना होगा। अगर डे टू डे के इश्यूज होंगे दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड है वो। और क्या क्या रीजन हो सकता है मंडी मंडी का सप्लाई रोकने का? क्रॉप फेलियर हो सकता है, तो उसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ेगा। और क्या क्या रीजन हो सकता है उसके इन्फ्लेशन का? वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई हो सकता है, पेट्रोल, अभी बोला ना पेट्रोल का कॉस्ट, वो। तो द लाइफ ऑफ अ डीएम और any government servant in such as such is made out of economics only. उसके शायद फाइल में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ही घूमते रहते हैं इधर उधर उधर। हिस्ट्री विस्ट्री तो एक व्यू देते हैं आपको,
और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ही उसके फाइल में घूमते रहते हैं। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स इन यूपीएससी एग्जाम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझना, इसी के थ्रू आप लिंक कर पाएंगे कि व्हाई इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी कितना डेप्थ में जाएगा। और इसी से हम डिकोड करेंगे कि यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है। आपकी जो प्रॉब्लम है ना कि क्वेश्चंस नहीं बनते, आपने डिकोड नहीं किया उसको कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे और किस डेप्थ में जाएंगे। क्योंकि होता ही है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो एंड यू गो डीप, फिर उसके बाद आप कुछ 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 करके मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ के बैठते हो, उसके बाद क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चालू करते हो और आपको लगता है कि यार कुछ दिमाग में घुसा ही नहीं। क्योंकि आपके दिमाग में एक कोहेरेंस नहीं इस्टेब्लिश हुआ, एक तरीके का एक एकता नहीं इस्टेब्लिश हुई, एक रूपता इस्टेब्लिश नहीं हुई, इंटीग्रेशन नहीं हुआ आपके कंसेप्ट का, जिस वजह से इकोनॉमिक्स आपको डिफिकल्ट लगता है। अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को भी समझेंगे, उससे पहले और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इकोनॉमी को यूपीएससी किस तरीके से टेस्ट करता है उसको समझते हैं कि यूपीएससी में इकोनॉमिक्स किस तरीके से आता है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस देखें यूपीएससी में किस किस टाइप के यूपीएससी के क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट, मतलब हम यूपीएससी के क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली आते हैं। डायनेमिक और स्टैटिक दो चीज में आपने इसको डिवाइड किया, ओके। और किस तरीके से आप सोच सकते हैं इकोनॉमिक्स, कोई पीवाईक्यू एनालिसिस किया है? मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग आते हैं वो तो, हाँ, और बजट के रिगार्डिंग भी आते हैं, दे आर वेरियस वो। पर हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझना चाह रहे हैं। वो तो चलो आप सिलेबस बता रहे हो मुझे, सिलेबस तो बहुत अच्छे से यूपीएससी ने बता के रखा है, पर यूपीएससी का सिलेबस क्या, यूपीएससी का सिलेबस जो दिखता है वही है। यूपीएस चलो इस पे पहले डिस्कस करते हैं, यूपीएससी के सिलेबस को कैसे डिकोड करते हो, कैसे तुम्हें समझ में आता है कि यूपीएससी क्या पूछेगा मुझे, किस तरीके से आपका स्ट्रैटेजी रहता है। अगर कोई मुझे बता सकता है, आप अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठे तो आप किस तरीके से उस सब्जेक्ट को रीच करोगे फॉर यूपीएससी। सिलेबस एंड पीवाईक्यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू एज सच, पीवाईक्यू क्या इंपॉर्टेंट होता है? हम्म, कितना पढ़ता है वो पीवाईक्यू बना, पीवाईक्यू के क्वेश्चन के टाइप्स के हिसाब से आप सिलेबस को पकड़ते हो। आपको पीवाईक्यू को पहले चेक करते हो कि किस 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 टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको एक तरीके से इंटरपोलेशन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। इंटरपोलेशन मतलब आप अगर कोई ऐसे ग्राफ बना रहे हो, आप अगर कोई भी ऐसा ग्राफ बना रहे हो तो आपको यहाँ तक का मालूम है, मान लो डेटा के थ्रू, तो आपको मालूम है कि ग्राफ अभी तक इंक्रीज ही किया है, इसके बाद भी यहाँ से ये इंक्रीज ही करेगा। तो क्वेश्चंस में भी अगर आप चेक करते हो इन द क्वेश्चन फॉर्मेट, आपको लगता है कि इन द केस ऑफ, चलो पहले हिस्ट्री को देख लेते हैं, क्योंकि वो कौन सा सब्जेक्ट हुआ है आपका अभी जो आप कर चुके हैं यहाँ पे, पॉलिटी हिस्ट्री होगी, हाँ, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी को चलो पकड़ते हैं। ज्योग्राफी में अगर आप देखते हो कि सुनामी के रीजन पूछता है, वो सुनामी किस तरीके से बनता है, तो आपको अब इतना मालूम है कि ये सुनामी को बार बार इवेंचुअली बढ़ाते बढ़ाते पूछ रहा है, मतलब और डीप डीप में घुस रहा है। तो अब सुनामी में थोड़ा और डीप भी जा सकता है, अब थोड़ा और डीप चल दो, थोड़ा और डिटेल में पढ़ोगे। अर्थक्वेक के अगर पी वेव्स एस वेव्स इसको पूछ रहा है, तो और आप और दो तीन वेव्स याद करके रखोगे कि थोड़ा सा ज्योग्राफी में डीपर जाओगे कि इस टाइप के वेव्स किस तरीके के होते हैं और क्या क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, और डीप में समझोगे। दिस इज द वे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो। एंड यूपीएससी में इसी तरीके से तैयारी करनी होती है। आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ना है। अगर आपने कभी देखा नहीं है नोटिफिकेशन को, तो प्लीज नोटिफिकेशन को देखो। क्यों, क्या लगता है आपको रीजन नोटिफिकेशन का क्या है? Why am I saying you to read notifications? नहीं, आगे ही बताऊंगा अब, इसको अभी रखो अपने अंदर, धीरे धीरे बताते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो होते हैं वो कुछ इन टाइप्स से होगा। वो कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में कि जीडीपी क्या है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि दिस इज जीडीपी, दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज जीएनपी, दिस इज एवरीथिंग। अभी अगर किसी को ये शब्द थोड़े एलियन लग रहे हो, चिंता मत करो, आ जाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ उन शब्दों को लेके आऊँ जो शब्द आप पहले से ही समझते हो, पर नहीं समझ में आ रहा तो इट्स फाइन। पर आपको कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन इकोनॉमिक्स।
वो अगर हिला रहेगा तो इकोनॉमिक्स नहीं संभाल सकते। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ का नहीं मालूम, दूसरे क्लासेस में क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा बीच में कोई बोरिंग पार्ट आ जाता है तो थोड़े गायब होने चालू कर देते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं ये मुझे आता है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट में वापस आना स्टार्ट करते हैं और वहाँ पे गड़बड़ होती है। और ये बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि बीच में कुछ चीज़ें बोरिंग हो जाएंगी, हमेशा चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगी इकोनॉमिक्स में। बहुत डिफिकल्ट होता है इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बनाना, बिकॉज इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी बोरिंग टू सम एक्सटेंट। और वो आपको किताबों से दिख ही जाता होगा। कौन पढ़ना चाहेगा कि सबको पैसा चाहिए, पर पैसा कैसे आ रहा है किसी को नहीं जानना। दैट्स द प्रॉब्लम। पैसा कैसे वर्क करना है किसी को नहीं जानना, सबको चाहिए लेकिन पैसा। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स एक कॉन्सेप्ट को आपको डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, आखिरी तक आपको मेरे साथ रहना होगा। किसी भी केस में आप अगर नहीं समझ पाते हो, आई एम 10 बजे के बाद मैं यही बैठा रहूंगा, कहीं भी आसपास ही रहूंगा, आप जहां भी बुलाओगे मुझे वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो वो मेरा काम है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना। एंड जाहिर सी बात है, लर्निंग एक लर्निंग स्ट्रैटेजी होती है, लर्निंग मेथड होता है, सबका लर्निंग मेथड एक नहीं होता। अगर लर्निंग स्टाइल्स की बात बोलो तो कुछ लोगों को क्लासेस में समझ में आता है, कुछ लोगों को क्लासेस में समझ ही नहीं आता, उनको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए ही बाद में। तो उस लर्निंग स्टाइल को भी मीट करने के लिए आई एम देयर। इसीलिए इन्होंने मुझे दिन भर रखा है यहाँ पे कि 2 घंटे की क्लास, 2.5 घंटे की क्लास रहेगी, फिर भी मैं पूरे दिन आपके आसपास ही रहूँगा, यहीं रहूँगा वडोदरा में, ऐसा नहीं कहीं जा रहा हूँ, यहीं पे ही हूँ मैं, और यहीं पे ही पास में मंदिर के पास हूँ। यू आई विल बी देयर फॉर यू ऑलवेज। तो आप मुझसे डाउट पूछे और आए। तीसरे होते हैं जो उसके बारे में नोट्स पढ़ के ही समझेंगे, उनको इकोनॉमिक्स का क्लासेस चाहिए फिर नोट्स चाहिए। तो भाई आपके लिए ये है कि जब एक एक पार्ट खत्म होगा तो आई विल गिव यू नोट्स, वो नोट्स आप रखेंगे एंड पढ़ेंगे एंड आप उसको समझ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट्स हो तो वो पार्ट खत्म होने के बाद आ जाओ। ठीक है, मैं आपको रिफ्रेन करूंगा एक चीज से इकोनॉमिक्स में, जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो मेरे साथ, कि डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज राइट नाउ। अभी फंसो मत ज्यादा मल्टीपल रिसोर्सेज में, पहले पूरा खत्म होने दो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को मैं पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद आपको टाइम भी रहेगा उस मल्टीपल रिसोर्सेज में थोड़ा इधर उधर करने का। तो आप उसके बाद ही आप थोड़े डीपर और अलग लेवल्स में जाना। ठीक। सेकेंड जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिक के क्वेश्चंस होंगे, जो लॉजिक के क्वेश्चंस आपसे बनते नहीं है। जो क्वेश्चंस नहीं बनते वो ये है कि अगर रेपो रेट इधर ऐसे हुआ तो एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा। ये जो रीजंस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ये वाले क्वेश्चंस है, लॉजिक के क्वेश्चंस। और ये प्रॉब्लम तब होती है जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। जब कॉन्सेप्ट हिलता है तब लॉजिक हिलेगा, पक्की सी बात है। अगर आपको एक इमेजिन करते हैं, जब एक छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, वो चाहे कुत्ते को देखे चाहे बिल्ली को देखे वो भाव ही बोलता है शुरुआत में। पर जब पहली बार बिल्ली को म्याऊ बोलते सुनता है तब उसको समझ, अच्छा बिल्ली म्याऊ करती है, ये बिल्ली है ये कुत्ता है। उसकी मम्मी बोलती है कि ये बिल्ली है ये कुत्ता है कि नहीं? तो जब तक आप जीडीपी, इन्फ्लेशन, जीएनपी में डिफरेंस नहीं समझोगे, लॉजिक कहाँ से लगाओगे उसमें फिर? आपको तो सारे सारे जो है चार पैर में चढ़ने वाले सब भाव करते दिखेंगे आपको। यही इकोनॉमिक्स में डिफरेंस, यही इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है एक्चुअली। ये बेसिक प्रॉब्लम, आप क्या हो, अभी छोटे बच्चे हो इकोनॉमिक्स के लिए, जिनको नहीं समझ में आ रहा, जो नए इकोनॉमिक्स के लिए ऑफकोर्स, कि आपको वो कॉन्सेप्ट जो है कभी बचपन से बताया नहीं गया। पॉलिटी तो थोड़ा बहुत आपको न्यूज में दिख जाती है, हर कोई अपना फंडामेंटल राइट मांगते हुए घूम रहा है, तो आपको उतना तो समझ में आ जाता है। लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में पैसे को छोड़ बाकी अंदर कुछ नहीं दिखता। और जैसे ही आप बचपन में कभी कोई इकोनॉमिक्स का चैनल भी चलता होगा तो आप तुरंत चेंज करवा दो, क्या बकवास चल रहा है, बोरिंग लगने लग जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। तो आपको एक बच्चे की तरह थोड़े थोड़े छोटे छोटे पाँव लेने हैं। आप एकदम से दौड़ना चालू कर दोगे तो क्या होगा, गिरोगे और रोगे। ठीक। थर्ड जो होता है, जब आप पूरी तरीके से इस लॉजिक को समझोगे देन यू विल कम टू द एप्लीकेशन पार्ट। कि जैसे जो अभी मैंने एग्जांपल दिया जो पेट्रोल वाला, कि क्रूड ऑयल है, उसका कैसे कैसे इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन पे। अगर अमेरिका में क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इंडिया में किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, और उस इन्फ्लेशन का इफेक्ट डे टू डे लाइफ में कैसे पड़ेगा, जीडीपी में कैसे पड़ेगा। इन सारे एस्पेक्ट्स को आपको एप्लीकेशन पार्ट में आता है। अब आप इसमें सोच रहे होगे इसमें प्री मेंस कहाँ है, इसी के बीच में कहीं प्री और मेंस है। मैं आपको उसमें सोचने का तरीका देख रहा हूँ, बाद में प्री और मेंस के क्वेश्चंस में भी आएंगे अपन क्वेश्चन किस पार्ट में आता है। वही तो हमको पूरे अभी 1 महीना करना है, आराम से एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, समझेंगे उस पर। लेकिन पहले समझे तो कि वो क्वेश्चन बनता कैसे है, वो क्वेश्चन किस तरीके से बन रहा है, आपको किस तरीके से सोचना है, सोच का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए। एंड लास्ट कम जजमेंट।
जजमेंट जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ नॉलेज है, कि आप जब पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट्स को, लॉजिक को और उसके एप्लीकेशन को समझ रहे हैं, देन विल बी एबल टू मेक द जजमेंट। कि अगर मनरेगा के वेज जो एग्जांपल दिया, मनरेगा समझते हो ना, इसीलिए उस स्कीम को चूज करके लाया कि सबको समझ में आ जाए। मनरेगा के अगर वेजेस बढ़ रहे हैं तो उनका इन्फ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मनरेगा के अगर वेजेस बढ़ रहे हैं तो पॉवर्टी, गरीबी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका? इन सारे एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में आपको आता है। यही आंसर राइटिंग यही होती है। जीडीपी पे ये इफेक्ट हो रहा है, वो हो रहा है, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आ गई है, बैंक जो है वो क्या बोलते हैं, उधारी नहीं दे पा रहे हैं, एनपीए बढ़ रहा है, उसका आप सोल्यूशन कैसे ढूंढोगे? तो उसको आपको क्या करना होगा? आपको कंसेप्ट के लेवल पे थिंक करके एक एक आंसर के पॉइंट्स लिखने होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा तो आप एक जनरल आदमी जैसा लिखोगे, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, एनपीए बढ़ रहा है, बहुत गलत है, बहुत गलत है। उससे ज्यादा आप सोच क्या पाओगे जब आपको पता ही नहीं कि गलत क्यों हो रहा है? वो गलत क्यों हो रहा है ये आपके कॉन्सेप्ट समझाएंगे, और आप वो गलत किस किस तरीके से हो रहा है वो लॉजिक समझाएगा, और किस पे उस गलत का प्रभाव पड़ रहा है वो एप्लीकेशन पढ़ा बताएगा, और उस गलत के प्रभाव से क्या डिसीजन लेना चाहिए, दैट विल कम थ्रू जजमेंट। एथिक्स में भी आता है। एथिक्स के केस स्टडी, अभी एथिक्स की क्लास हुई है ना इससे पहले, उसमें कितने बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जिसमें आपको, अगर एक बुढ़िया आई है तो आप किसको सबसे पहले पास करोगे, क्यों करोगे? जजमेंट लेना होगा ना आपको कि क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉवर्टी पे किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, एक गरीब आया है, एक अमीर आया है, डीएम को सबसे पहले किसको पास करना चाहिए? आपको पॉवर्टी ही नहीं समझ में आती, डीपनिंग ऑफ पॉवर्टी समझ में नहीं आता, आपको क्या समझ में आएगा कि स्कीम किसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? एथिक्स में भी उसके डिसीजन मेकिंग आते हैं। एंड हियर कम्स द जजमेंट, इट इज एवरीवेयर, इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर, इट हैज टू बी एवरीवेयर। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर तो आप बता ही दोगे, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। क्या है इसका क्वेश्चन का आंसर? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीकेज इन सर्कुलर फ्लो? सेविंग्स। सिंपल, देखो कितना सिंपल है इसमें क्वेश्चन, इतना सिंपल सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, बट सेविंग्स है सिंपल। वो जो शुरुआत का सर्कुलर फ्लो समझाया, उसमें जो एक लीकेज था सेविंग, वो आपने तुरंत बता दिया कि सेविंग है। आपने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को क्यों लीकेज नहीं बोला? अगर आपको सिर्फ कोई ये बता देता कि ये लीकेज में आता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि लीकेज है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एक्चुअली, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, टैक्सेस जो है वो एक लीकेज है, और टैक्सेस को स्पेंडिंग में जब कन्वर्ट होता है, इट इज नॉट अ लीकेज, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरा सर्कुलर फ्लो को डिटेल में कंसेप्चुअली समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, ये एप्लीकेशन पार्ट का क्वेश्चन। ठीक। सो हाउ वी विल स्टडी इकोनॉमिक्स, अब ये मुझ पे आ रहा है कि मैं आपको इकोनॉमिक्स किस तरीके से समझाऊंगा। अभी तक इकोनॉमिक्स को आपने क्या समझा है? इकोनॉमिक्स इज नॉट अ लिस्ट ऑफ फैक्ट, इतना तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। इट इज नॉट अ लिस्ट ऑफ फैक्ट, इट इज अ प्रोसेस, एक लूप है, ये सर्कुलेट करता है। मतलब इकोनॉमिक्स एक सर्कल है, समहाउ इकोनॉमिक्स एक सर्कल है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स की आती है, जिस वजह से आपको इकोनॉमिक्स समझ नहीं आता, आपको वो पूरा सर्कल समझ नहीं आता। आप सर्कल के कुछ कुछ पार्ट कहीं कहीं से पढ़ लेते हो, पर वो हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, एंड दिस इज व्हाट डिफरेंशिएट्स इकोनॉमिक्स फ्रॉम पॉलिटी और एनी अदर सब्जेक्ट। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है कि आप अगर फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, आपको अगर इलेक्शंस नहीं भी समझ में आ रहा थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन तो मार लोगे। और फंडामेंटल राइट में इलेक्शंस को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जो उसको इंटीग्रेट करके रखेंगे, नहीं तो जनरली क्या है, क्योंकि इट्स इज बेस्ड ऑन पॉलिटी, किस पे बेस्ड है? पॉलिटी किस पे बेस्ड है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। पॉलिटी इज एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, उस किताब के कुछ पन्ने आपको समझ आए, कुछ नहीं आए, चल जाएगा। पर इकोनॉमिक्स एक किताब नहीं है। ज्योग्राफी में क्या है, आपको कुछ पार्ट समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तब भी चल जाएगा। इकोनॉमिक्स वैसा नहीं है, इकोनॉमिक्स एक सर्कल है, एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अलग अलग पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट थोड़े डिफरेंट है, पर ज्यादातर पार्ट्स एक दूसरे से बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। और खास तौर से अगर एक आध शब्द बीच में घुस जाते हैं ना उस पार्ट के, तो आप वहीं पे घबरा जाओगे, क्योंकि पहली बार वो शब्द सुनोगे। जैसा उस बच्चे को लगता है ना जब बिल्ली म्याऊं कर देती है, उसको पहली बार दिखता है वो, और उसके लिए वो बहुत डरावना हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है लाइफ में। तो जो मेरा भी इकोनॉमिक्स को पढ़ाने का तरीका रहेगा ना, इट विल बी बेस्ड ऑन अ सर्कल। मैं इकोनॉमिक्स को 5 अलग अलग, हर सर्कल के एक पार्ट को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो मैं आर्क्स में अपने इकोनॉमिक्स को डिवाइड करके रखता हूँ।
5 बेसिक आर्क्स में आई डिवाइड माय इकोनॉमिक्स। मेरे जो पूरा सब्जेक्ट होगा एक एक आर्क वाइज चलेगा, एक एक आर्क में आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के एक एक पार्ट को और उसके बाद कंप्लीट करोगे। और एक 6th आर्क होगा जो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बिकॉज दैट विल बी एक्चुअली करंट। जो फर्स्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे विल बी फ्रॉम दिस, हाउ इकोनॉमी सर्कुलेट्स। जो सर्कुलेशन का पहला पार्ट मैंने आपको बता ही दिया ऑलमोस्ट, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होंगी, डोमेस्टिक, फिर उसके बाद फॉरेन, सब कुछ इंक्लूड होगा। और उसके बाद वो सर्कुलर जीडीपी में कैसे घुसेगा वो दिखाऊंगा मैं, जो एक एनसीईआरटी का ही अप्रोच है। मैं कोई अलग नहीं पढ़ा रहा हूँ कहीं से भी, याद रखिएगा। एक यूपीएससी में अगर कोई कुछ नया पढ़ा रहा है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि यूपीएससी एक एकेडमिक स्टडी नहीं है, यूपीएससी एक एग्जामिनेशन के लिए स्टडी है। आपको उस एग्जामिनेशन को टैप इन करना होता है, आपको समझना होता है उस एग्जामिनेशन के नीड्स को, और फिर समझना पड़ता है कि कौन से सोर्सेज उस नीड को सबसे ज़्यादा पूरा कर रहे हैं। फिर आपको समझना होता है कि उस सोर्सेज में क्या गैप्स हैं, और उस गैप में किस तरीके से एक फैकल्टी आता है उस गैप को भरता है। और यहाँ पे वो गैप भर के उसने रख दिया है, और यहाँ पे आप हो। एक्चुअली फैकल्टी का काम होता है यहाँ से यहाँ तक आपको लेके जाना। दैट इज द वर्क ऑफ अ फैकल्टी, कि एक इकोनॉमिक्स की फैकल्टी आपको यहाँ से उस गैप तक लेके जाए, फिर गैप को दिखाए और उसे भरे, क्योंकि आप तो अभी गैप देखने लायक ही नहीं बने हो। यहाँ पे एक्चुअली कभी भी जब आपको प्रॉब्लम होती है किसी फैकल्टी या किसी सब्जेक्ट में, प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझा देते हैं, पर समझ गए आप, इकोनॉमिक्स समझ लिए, पॉलिटिक्स समझ लिए, एथिक्स समझ लिए, सब समझ लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। पर अब यूपीएससी तो यहाँ है, उसके खुद के कुछ नीड्स हैं, उसके खुद के कुछ डिमांड है, आपको उसे पूरा करना होगा। और वो गैप को फिल करना जब आप नहीं कर पाते या कोई फैकल्टी आपको करा नहीं पाता, कुछ जगह पे आपको भी एक्चुअली 4 कदम चढ़ने होते हैं। इसकी जो तैयारी होती है यूपीएससी की, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। यू अंडरस्टैंड इट, आपको गाइडेंस मिल जाता है, देन आप सेल्फ स्टडी करते हो, एंड देन यू गो डीपर इनटू अ सब्जेक्ट, एंड आपको वो गैप फिल कर देते हो, एंड यूपीएससी का एग्जाम देते हो और क्वेश्चंस बनते हैं सिंपली। तो जो आर्क वाला मेथड होगा, पहले हम इकोनॉमी सर्कुलेट कैसे होती है, फिर वो जो सिस्टम है उसके सर्कुलेशन में सबसे बेसिक रीजन जो होता है मनी होता है। अगर एक बॉडी मानूंगा एक इकोनॉमिक्स को, तो मनी उसका ब्लड है, मनी फ्लो करता है। फिर बैंक जो उस मनी को पकड़ते हैं और अलग अलग रूप में उसका संचार करते हैं। फिर उनके भी चाचा आरबीआई जो बैंकों को संभालते हैं। इसको हम पूरा यहाँ पे समझेंगे कि मनी कैसे फ्लो करता है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें आगे पीछे आती है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। देन जब हम ये समझ जाएंगे तो हम वो मनी, अब तो हमने डोमेस्टिक तो समझ लिया, अब हम समझेंगे कि इंटरनेशनल लेवल में किस तरीके से इंटरेक्ट करता है एक इकोनॉमी, वो सिस्टम किस तरीके से इंटरेक्ट करता है। एक छोटा सिस्टम समझा हमने इंडिया का, पर हम बड़ा सिस्टम समझेंगे पूरे इकोनॉमी को, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को कनेक्ट करेंगे इंडिया के साथ, और इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा उस इकोनॉमी का, उसको हम समझेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के थ्रू। देन जो यूपीएससी की डिमांड है और जो मेंस का प्यारा एरिया है वो है ग्रोथ, पॉवर्टी, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें, उसका एप्लीकेशन। जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ा उसका एप्लीकेशन, एंड दिस इज द रीजन कि शुरुआत का जो पार्ट होगा ना, ये वाला पार्ट, ये प्री का फेवरेट पार्ट है, ये प्री के फेवरेट पार्ट है। यूपीएससी इसमें मेंस में ज्यादा आपको पूछेगा ना। ये पार्ट एक्चुअली क्या होगा पता है आपको, इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी और भी आती है कि बीच बीच के कॉन्सेप्ट कहीं कहीं से लीक होते हैं। तो जो सर्कुलेशन ऑफ द इकोनॉमी है ना, उसमें मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट को हर जगह पे आपको थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा, जिससे कि वो कॉन्सेप्ट जब वहाँ पे आया तो आपको समझ में आया, अच्छा वो फर्स्ट वाले आर्क में हमने उसको पढ़ा था। फिर आपको सेकंड वाले आर्क में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो फर्स्ट में कुछ कुछ छोटे मोटी चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दूंगा, क्योंकि सब कुछ कनेक्टेड है। और कनेक्शन इतना सीधा नहीं है, इंटर कलेक्शन है, इधर उधर 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 से कनेक्टेड होते हैं कॉन्सेप्ट इकोनॉमी में। तो वो चीज़ें जो है मैं यहाँ पे पहले ही कंप्लीट कर दूंगा, एक बेस लेयर फाउंडेशन क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद जब हम मनी बैंकिंग समझेंगे, इंडियन वर्ल्ड फंड समझेंगे, जब इन तीनों को हम समझ जाएंगे, और फिर उसके बाद हम बजट, टैक्सेशन एंड फिस्कल पॉलिसी या गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को, एंड ग्रोथ, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इससे इकोनॉमिक्स के एचडीआई, एमपीआई, किस तरीके से एसडीजी गोल्स पूरे करने हैं, क्या क्या गोल्स हैं, ये सारी चीज़ों को समझते हुए इकोनॉमिक के लेवल पे उसको समझेंगे, क्योंकि ये सोशल इश्यूज में भी इकोनॉमिक्स आ जाता है काफ़ी तक। अब इसको समझते हैं कि वाई इज, अभी तक तो हम समझ रहे थे कि यूपीएससी का डिमांड्स क्या होते हैं। आप इकोनॉमिक्स जब पढ़ेंगे तो आप जब यूपीएससी में जाके डीएम बन जाएंगे तो क्या होगा, देन वी अंडरस्टूड कि मैं किस तरीके से इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कराऊंगा। पर अब समझते हैं कि एक्चुअली
एग्जाम कैसे क्लियर करना है, जो आप लोग का बेसिक इंटरेस्ट होगा शायद, कि इस एग्जाम को कैसे क्लियर करना है इकोनॉमिक्स के लिए, किस तरीके से एग्जाम में इकोनॉमिक्स आता है। इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ आता है, सिलेबस पढ़ा है किसी ने? इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ आता है, कौन से पेपर में आता है, किस किस सब्जेक्ट में आता है, कैसे आता है इकोनॉमिक्स? जीएस थ्री, थ्री टू में आता है? टू में कहाँ आता है? किसने किसने एक्चुअली में यूपीएससी के सिलेबस को देखा है, मेंस का और प्रीलिम्स का एक्चुअल सिलेबस देखा है, ओरिजिनल सिलेबस किस किसने देखा है? कौन कौन देखा है? अगर आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है और आप लोगों ने सिलेबस को ढंग से नहीं देखा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, आपको समझना पड़ेगा। इट इज लाइक ज्योग्राफी तो पढ़ लिए पर इंडिया का मैप नहीं देखा है। अगर इंडिया का मैप नहीं देखा, वर्ल्ड मैप नहीं देखा, तो ज्योग्राफी क्या पढ़ा तुमने? सबसे पहले जाके सिलेबस देखो। अगर सिलेबस नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, तुम अप्लाई ही नहीं कर पाओगे उस चीज को। पेपर वन में इकोनॉमिक्स आता है, कैसे आता है? इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी में इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, वो सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है एक्चुअली, इकोनॉमिक ज्योग्राफी सबसे सब। अब ज्योग्राफी खत्म हुआ है ना तुम्हारा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी आया होगा थोड़ा, वो कैसे भूल गए फिर? ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमंस बिना पैसे के तो आते ही नहीं है, जैसे ही ह्यूमन घुसे मतलब मनी और इकोनॉमी वो आएगा ही, तो इकोनॉमिक्स वहाँ पेपर वन में आ जाता है। पेपर टू में कैसे आता है? गवर्नेंस में आएगा, सोशल इश्यूज, सोशल जस्टिस, पॉवर्टी, अगेन इकोनॉमिक्स। पेपर थ्री का तो वो मेजर पार्ट लेके बैठता है, 40 से 50% एक्चुअली पेपर थ्री का वो है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एंड पेपर फोर में भी इकोनॉमिक्स का एथिकल जो एंगल मैंने जजमेंट्स वाला बताया, उसमें आपको थोड़ा बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स समझ में आनी चाहिए, तभी आप जजमेंट ले पाओगे इन पेपर फोर इकोनॉमिक्स में, मतलब एथिक्स में अब ले पाओगे। सो बेसिकली अगर इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो इकोनॉमी वो सूत्र है जो हर एक सब्जेक्ट को एक्चुअली किसी ना किसी वे में लिंक कर रहा है। दो सब्जेक्ट ऐसे हैं आपके यूपीएससी में जो एक तरीके का सूत्र का काम करते हैं। एक है पॉलिटी, जो कहीं ना कहीं लॉज एंड पॉलिटी कहीं ना कहीं हर पेपर में आते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक्स। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके यूपीएससी में, इसको पढ़े बिना आप यूपीएससी क्रैक करने का इमेजिन नहीं कर सकते। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से ड्रोन शॉट दिखाया, मैक्रो शॉट दिखाया, अब अपन डीपर घुसते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि किस तरीके का। तो इट इज द मोस्ट स्कोरिंग एंड प्रिडिक्टेबल पार्ट ऑफ यूपीएससी। या ये आपको लगता है? क्यों लगता है? अभी तो बन नहीं रहे थे क्वेश्चन। प्रेडिक्टेबल है तो बन क्यों नहीं रहे क्वेश्चन? यस सर बोल देते हो। प्रेडिक्टेबल है तो बन क्यों नहीं रहे क्वेश्चन? इसमें मैं आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, सिलेबस वाला। जो सिलेबस पूछा था ना मैंने आपसे कि सिलेबस में क्यों, वो सिलेबस नोटिफिकेशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, पूछा था ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन्वायरमेंट खत्म हो गया? खत्म हो गया। कौन सी बुक रेफर की गई? पीएमएफ आईएएस, शंकर आईएएस, अपने अपने स्वेच्छानुसार दोनों के सब्जेक्ट्स को देखने के लिए बोला गया। इन्वायरमेंट क्यों, इन्वायरमेंट इजी आता है कि टफ आता है यूपीएससी में, ये पहले बताओ मुझे। टफ आता है, इजी आता है, कैसा आता है इन्वायरमेंट? करंट करंट आता है, टफ आता है। क्यों आता है टफ हमेशा? नो मैटर व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट मेनी इयर्स, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन टफ होते हैं, होंगे ही होंगे। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, जब तक यूपीएससी इस फॉर्मेट में, जो प्रेजेंट फॉर्मेट है उस पर चल रहा है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन इजी नहीं कर सकता, वो कर नहीं सकता। बाकी को तो छोड़ दो, क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों? बाकी सब्जेक्ट को मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर इन्वायरमेंट को तो टफ नहीं, इजी करेगा ही नहीं। हाँ, देखो यूपीएससी मुझसे ऊपर भी है, उसका मूड पलट गया तो कुछ और है, पर मैं आपको एक रीजन दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों उसको वो इजी कर नहीं सकता। क्या रीजन है वो? एग्जैक्टली, नोटिफिकेशन में आप एक एग्जाम को और भी देते हो, आप चाहते ना चाहते हुए उसी एग्जाम के थ्रू एक और एग्जाम दे रहे हो, जिसको बोलते हैं आईएफओस। आईएफओस का एग्जाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम्स को आप उसी के साथ ही दे रहे हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, आईएफओस वाले का कट ऑफ ऊपर आता है? कट ऑफ ऊपर आता है ना? कभी यूपीएससी नहीं चाहेगा कि सारे जो यूपीएससी के बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं वो आईएफओस के भी एग्जाम देने बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि आईएफओस जो है बहुत ही नीश, बहुत ही स्पेसिफिक एग्जाम है, उसका उसके जो स्किल के नीड्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक्चुअली किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा होना है सिर्फ,
इसीलिए आईएफओस को अलग किया है बाकी सबसे। तो वो हमेशा कट ऑफ ऊपर रखने की कोशिश करेगा और उस एरिया के कट ऑफ को ऊपर रखने की कोशिश करेगा, जो जनरल एरिया नहीं है, वो मोस्टली इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी के कुछ पार्ट जैसे क्लाइमेट और ये सारी चीजें, उसको हमेशा टफ रखेगा। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है, आपको नहीं समझ में आता यूपीएससी कैसे एग्जाम दे रहा है, तो आप हमेशा इन्वायरमेंट के पीछे भागते रहोगे, शंकर शंकर करते रहोगे, आपसे सॉल्व होने ही नहीं है उसके क्वेश्चन, आपके लिए बने ही नहीं है वो क्वेश्चन। पर ये मत सोचना इन्वायरमेंट का क्लास बेकार थी, ये मत सोचना। कुछ बेसिक क्वेश्चन उसमें तब भी रहेंगे, बेसिक हमेशा रहेगा, वो आपको समझना है, उसके लिए रीच आउट करना है, बट उसके पीछे पागल नहीं होना है। और अक्सर बच्चा जो नहीं समझता यूपीएससी को, वो क्या करेगा, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस को वो एक मेगा एक टॉपिक लिस्ट बनाएगा कि मेरे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं इन्वायरमेंट को ऐसे खत्म करूंगा, और 10 बार मैं शंकर को रिवाइज करूंगा, पीएमएफआईएस को रिवाइज करूंगा, और सारे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करके आऊंगा। और इनफैक्ट वो करंट में भी वही काम करेगा कि कुछ भी करके इन्वायरमेंट को पकड़ेगा और बाकी सबको छोड़ते जाएगा। अब भाई वो तो सागर है, समय तो आपके पास है ही नहीं उतना। अगेन इकोनॉमिक्स, स्कार्सिटी हमेशा रहेगी टाइम की, चॉइस आपको लेना है, एंड देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट विल बी योर मार्क्स ऑन यूपीएससी फॉर लो हैंगिंग फ्रूट्स, सस्ते क्वेश्चन जो आसानी से बन सकते थे, और उनमें से एक पार्ट जो आता है वो है इकोनॉमिक्स। मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को सस्ते बोल रहा हूँ, इजी बोल रहा हूँ, उसका एक रीजन है। यूपीएससी के प्री में, चलो अभी प्री पे ही फोकस रखते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एक एक करके बताते जाओ। पॉलिटी तो आपने अभी बता दिया, और क्या है, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और क्या होगा, आर्ट एंड कल्चर। मैं उसको हिस्ट्री एंड प्लस आर्ट एंड कल्चर कर देता हूँ क्योंकि आजकल बहुत इंटरलिंक करता है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के साथ लिंक कर देते हैं। और क्या सब्जेक्ट है उसमें, इन्वायरमेंट, उसको कैसे भूल गए, इन्वायरमेंट, और एसएनटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आईआर वो ज्योग्राफी का ही पार्ट हो जाता है आजकल, ज्योग्राफी नहीं, बिकॉज वो काफ़ी इंटरलिंक के ही पूछता है ज्योग्राफी के साथ, और एक्चुअली वही वो लेयर है। आप यूपीएससी को देखोगे कि ना, वो हर एक सब्जेक्ट में एक डिफिकल्ट लेयर डालता है। मैं आपको समझाता हूँ। जो पॉलिटी पे सबसे पहले आते हैं, पॉलिटी के साथ क्या होता है ना, कि पॉलिटी का कोर्स, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं, वो आप देखेंगे कि पॉलिटी का कोर्स बहुत लिमिटेड होता है और हमेशा रहेगा। बिकॉज पॉलिटी में क्या होता है कि एक ही किताब है पॉलिटी की, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान से बाहर पॉलिटी ज़्यादा घुसेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा डीप क्वेश्चंस आएगा। अब यूपीएससी की एक प्रॉब्लम है कि उसको थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पॉलिटी में डालना है, क्योंकि आप एक डीएम सेलेक्ट कर रहे हो, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक डीएम का कंसेप्ट हिला हुआ है पॉलिटी में, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू बी ए डीएम। तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन रखेगा, और उसके जो एरिया है बहुत लिमिटेड है। फिर वो क्या करेगा, उसके साथ साथ कुछ एक टिपिकल लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ देगा पॉलिटी में। तो पॉलिटी का यूजुअल जनरल क्वेश्चन जो होंगे वो सबसे बन जाएंगे, आप भी सॉल्व करोगे, वो भी सॉल्व कर लेगा, सारे लोग सॉल्व कर लेंगे उसको, और वो करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देयर इज अ प्रॉब्लम। अदर देन अ फ्यू डिफिकल्ट क्वेश्चन जो वो जानबूझकर डिफिकल्ट करेगा। पहले क्या करता था यूपीएससी, अगर मैं पूरा पेपर एनालाइज करता तो मैं आपको और अच्छे डिटेल में समझा पाता कि पहले क्या करता था यूपीएससी की, कंसेप्ट में डीप चले जाता था, हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा था। अब थोड़े से वो लॉ से रिलेटेड और नए नए एंगल से क्वेश्चन पूछ देता है, करंट को भी डाल देता है। तो पॉलिटी का है, यूजुअली सारे लोगों से सॉल्व होता है। आप इनफैक्ट अगर एक्चुअल में यूपीएससी की प्रिपरेशन करोगे, तो आप इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, खासतौर से कंसेप्चुअल। तो वो तो लो हैंगिंग फ्रूट से सबसे बनना है। कट ऑफ का मतलब क्या हुआ, कट ऑफ का मतलब होता है कि ज्यादातर लोग जिसको ना पार कर पाए, वो कट ऑफ है। देयर इज अगर आप देखोगे तो कट ऑफ, जो अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कट ऑफ ऐसे आता है, मैं इकोनॉमिक्स वाला हूँ ना, ग्राफ पे ही सोचता हूँ। तो ऐसे आता है कट ऑफ, यहाँ पे एक चिकन नेक बन जाता है, जिसमें कुछ ही लोग पार कर पाते हैं। बाकी ज्यादातर लोग, सब लोग देखना यूपीएससी की बात बोलेंगे, मैं तो बाउंड्री पे ही अटका था। अरे भैया, अब कट ऑफ बना ही है तुम्हें बाउंड्री पे लटकाने के लिए, तो मत एक्सपेक्ट करोगे कि तुम्हारे 20-30 मार्क्स आएंगे। तुम्हारा हमेशा मार्क्स बाउंड्री में आएगा, जो नहीं भी पढ़ के जाता है वो भी बाउंड्री के 10-2-5 मार्क्स ही नीचे हो जाता है। तो आप ये समझ लो कि कट ऑफ पे, कट ऑफ की जर्नी सबसे डिफिकल्ट जर्नी होती है, वो 4 मार्क्स की जर्नी, 3 मार्क्स की जर्नी, 5 मार्क्स की जर्नी। और वो ना सारा स्टैटिस्टिक्स है। कट ऑफ वैसा सेट किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा तो लोग फंसे, उसके जस्ट ऊपर कट ऑफ रखा जाता है, ठीक।
तो पॉलिटी आपको कट ऑफ में हेल्प कर सकता है, पर सब उसको करेंगे तो कट ऑफ में कहाँ पहुंचे, नहीं पहुंचे। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, अब यूपीएससी का ट्रेंड हो चुका है कि हिस्ट्री भी बहुत प्रेडिक्टेबल हो चुकी है, सब सॉल्व कर रहे थे, पर हिस्ट्री में यूपीएससी जितना चाहे खेल सकता है, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज्यादा डीप है। कुछ मत करो, गुजराती लिटरेचर का एक वो लिख दो, गुजरात में फ्रीडम स्ट्रगल जो हुआ है उसके डीप से किसी एक आदमी को ढूंढ के निकाल लो और उसको डाल दो क्वेश्चन में, इजी। मराठी डाल दो, महाराष्ट्र का डाल दो, जो किया है यूपीएससी ने, उस राइटर को डाल दिया उन्होंने। इस तरीके की चीजें यूपीएससी करके उसको डिफिकल्ट बनाता है। अब आप क्या करोगे, उसके पीछे क्वेश्चंस के पीछे भागो, भागते रहो, और यूपीएससी और तेजी से भागेगा। कहाँ जाओगे? सारे क्या हिस्टोरियन की किताबें पढ़ लोगे? सारे स्टेट्स की हिस्ट्री पढ़ोगे? नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे, हिस्ट्री में एक बेसिक पढ़ लोगे और भगवान का नाम लोगे और बैठ जाओगे वहाँ। जितना आ गया आ गया, सबसे आ गया सबसे आ गया, बाकी तो आपसे भी नहीं बनना है, उससे भी नहीं बनना है, तो अब छोड़ दोगे। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगेन थोड़े से इजी क्वेश्चंस आते हैं, सुनामी ये सारे टाइप के जो प्रिडिक्टेबल है, रिवर्स आते हैं कि गंगा कहाँ से बहती है, उसका ट्रिब्यूटरी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो आप पढ़ लोगे, अगेन हर कोई पकड़ लेगा। आईआर के क्वेश्चन मतलब फिर उसमें एक लेयर डाल दिया यूपीएससी ने जिसमें करंट है, वो अगेन करंट है, तो वो करंट है, वो करंट लगाएगा, उससे नहीं बच सकते आप, थोड़ा तो लगेगा ही लगेगा झटका, आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें भी आईआर में ऐसे कुछ भी छाप देगा, जो सब प्रेडिक्टेबल है अगेन प्रेडिक्टेबल है, जो डिफिकल्ट है वो अगेन डिफिकल्ट है। देन कम्स इन्वायरमेंट, जिसके बारे में मैं समझा चुका हूँ। एसएनटीवी ना आजकल सेम कल्चर फॉलो कर रहा है जैसे इन्वायरमेंट कल्चर फॉलो कर रहा है, कि उसको भी थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है, क्योंकि आईएफओज में ना दो टाइप के बच्चे होते हैं, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और ये सारे रहते हैं। तो साइंस एंड टेक में बायोलॉजी का जो इंपॉर्टेंस बढ़ा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ आईएफओज ओनली। बायोलॉजी में जो आपको जानबूझ के डीएनए और उसके डीप 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 घुसते रहेंगे, वो इसीलिए घुसते हैं। तो उसके क्वेश्चंस को भी यूपीएससी को डीप रखना ही पड़ेगा, एसएनटी के कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी उसको डीप रखना पड़ेगा। नाउ कम्स इकोनॉमिक्स। आप इकोनॉमी का ट्रेंड देख लो, अभी मैं दिखाऊंगा। अब आप मेरे जाने के बाद, मतलब अभी मैं यहाँ से निकलूंगा, आप घर जाना और क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चंस कंसेप्चुअल ही रहते हैं प्री के, और दूसरा एप्लीकेशन के पार्ट में घुसता है, थोड़ा थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चंस रहेंगे, पर मोस्टली कंसेप्चुअल और एप्लीकेशन, वो नहीं जाता डीप, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं डीएम बना रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही लोगों का हिला हुआ है इकोनॉमिक्स। अगर मैं डीप जाऊंगा तो कोई मतलब है नहीं, वैसे ही बच्चे गिरने वाले हैं, थोड़ा सा भी अगर इन्फ्लेशन को इधर उधर किया मैं तो वो नहीं जाएगा डीप, उसमें कभी भी जा ही नहीं रहा है। ट्रेंड देख लो, आपको ट्रेंड में ज़्यादा चेंजेस नहीं लगेंगे इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन का जो नेचर है, चाहे कितना भी यूपीएससी इधर से उधर हुआ है, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन वैसे के वैसे ही आए हैं, सिंपल नॉर्मल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि उसको मालूम है कि इतना भी डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको भी मालूम है कि इकोनॉमिक्स में सब बच्चे हैं, और वो जानता है कि डीएम को भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में हल्का सा एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स उसको आना चाहिए बस। तो इकोनॉमिक्स इज लाइक लर्निंग वायलिन। वायलिन जानता है कोई? पियानो और वायलिन के बीच में डिफरेंस जानते हो? इंस्ट्रूमेंट नहीं, उसकी लर्निंग में। आप अगर पियानो में पहली बार भी बैठोगे ना कुछ बजा दोगे, अच्छा ही लगेगा आपको, बहुत बुरा तो बहुत बुरा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा भी नहीं लगेगा, बट ठीक ठाक बजा लोगे, टुंग 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 कर लोगे आप। वायलिन को आपको पकड़ा दूं मैं, अगर पौ भी निकाल पाओ तो बता देना मुझे। उससे एक ढंग का सारे गामा पे नहीं निकलेगा तुमसे, बस पौ 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 करते रहोगे वायलिन में। वायलिन में कई फैक्टर्स होते हैं। वायलिन में आपको पकड़ने का आर्ट होना चाहिए, उसको रखने का आर्ट होना चाहिए, उसको फिर यहाँ से पकड़ने का आर्ट, एंड देन यू रन द वायलिन। पर वायलिन एक बार आपने लर्न कर ली ना शुरुआत में, एक बार बस अपने वायलिन के बेसिक्स को अच्छे से मास्टर कर लिया, एंड आप बेसिक बजा पा रहे हो, तो वायलिन उसके बाद इजी हो जाती है। पर पियानो जो है ना, वो आप हमेशा टिंग टिंग ही करते रह जाओगे। पियानो में वो जो पियानो का आर्ट होता है, हाथ का कोऑर्डिनेशन विथ योर माइंड, तो वो कोऑर्डिनेशन सीखने में जो बहुत डिफिकल्टी होती है, एंड दैट इज पॉलिटी आई थिंक। कि पॉलिटी में आप सीख तो सकते हो, बजा लोगे कुछ ना कुछ, पर डीप घुसने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, फिर एनसीईआरटी खोलोगे, फिर लक्ष्मीकांत खोलोगे, कुछ नया मिल जाएगा, फिर पढ़ोगे, चाहे 10 साल भी पढ़ लोगे ना पॉलिटी को, फिर भी कुछ नया मिलेगा, नया लॉ रहेगा, उसके नए पॉइंट्स होंगे, चाइल्ड लेबर का कुछ होगा। दैट इज पियानो फॉर मी, बट इकोनॉमिक्स फॉर मी इज लाइक लर्निंग वायलिन। वंस यू लर्न इट, यू आर डन, इट्स ओके, एनफ। आपको एग्जाम के समय एक और फायदा इकोनॉमिक्स का जो मैंने फील किया पर्सनली, यार मैं तो पहले एस्पिरेंट हूँ ना,
बाद में बना ना, टीचर तो बाद में बना, एस्पिरेंट हूँ समझता हूँ, फेल भी किया हूँ तभी खड़ा हूँ यहाँ पे, है कि नहीं? तो समझता हूँ मैं प्रॉब्लम्स को, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इकोनॉमिक्स से समय क्या होता है, यूपीएससी में जब आप प्री की तैयारी करो ना, आपके पास टाइम की कमी बन जाती है सब, और रिवीजन की कमी सबसे ज़्यादा। तो ऐसे कई आपको सब्जेक्ट चाहिए अपने जेब में जिसके रिवीजन को मिनिमम में निकाल सको। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स के क्या है, कुछ रेपो रेट तो पूछेगा नहीं कभी, कभी नहीं पूछेगा एमडी ये रेट कौन सा है, वो रेट है, यूपीएससी ये काम नहीं करता, इतने छोटे काम यूपीएससी करता नहीं, सीधी बात बता रहा हूँ। फैक्ट्स कभी नहीं पूछेगा यूपीएससी इन इकोनॉमिक्स, इन प्रेजेंट ट्रेंड एटलीस्ट। तो उसमें आपको रटने की जरूरत है नहीं, आपको जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिमाग में है, एक बार देखोगे वही रहेगा, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, आपका जल्दी रिवीजन होता है इकोनॉमिक्स का। मतलब मैं पर्सनली, ऑल्दो मेरी तालीम भी है इकोनॉमिक्स में, बट स्टिल मैं पर्सनली क्या छोड़ता था, जब मैं नहीं भी थी, मैंने इकोनॉमिक्स से पहली बार जब देखा था, तो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसको लास्ट में देखता था कि बस आखिरी मोमेंट में कुछ चीज़ों को देखूंगा, कुछ फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को जो करंट के हैं उसको लास्ट में देखूंगा, एंड इकोनॉमिक्स इज डन। पर पॉलिटी को मैं सुबह से लेकर शाम तक हमेशा बीच बीच में कहीं ना कहीं से पढ़ लेता था, कोई आर्टिकल या कुछ 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 देखना ही पड़ जाता है उसमें। सेम गोज विथ हिस्ट्री, हिस्ट्री बाकी सब्जेक्ट्स को। तो ये एक ऐसा आपके पास एक औजार है यूपीएससी के लिए, जो आपको ना कुछ मार्क्स ला के देगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो। पर वही है लर्निंग वायलिन, शुरुआत में बहुत डिफिकल्टी होती है उसको लर्न करने में। मतलब वायलिन में तो ये तक होता है, अगर आपने खुद से घर में बैठ के लर्न कर लिया ना, आपको अनलर्न करना पड़ेगा उन मेथड्स को, क्योंकि आपको पकड़ने का भी एक तरीका होता है उसको, अगर गलत पकड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी वायलिन में। और वो चीज़ सेम इकोनॉमिक्स में होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे हमेशा बैचेस में होती है वो होती है अनलर्न करवाना। जो उन्होंने सीख के आया ना अबाउट जीडीपी, उसको थोड़ा सा चेंज करने में मेरे को डिफिकल्टी होती है, उनको जीरो से समझाना। तो यू टू लर्न यू हैव टू अनलर्न राइट नाउ इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब थोड़ा डिटेल में घुसते हैं। और अब अपन क्वांटिटेटिव टर्म्स में समझते हैं। क्वालिटेटिव तो समझ लिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है, कैसे एग्जाम्स आते हैं। अब क्वांटिटेटिव टर्म में समझते हैं, मतलब सीधा मुद्दे पे आते हैं कि क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं इकोनॉमिक्स में प्रीलिम्स में। कट ऑफ कितना आता है प्री का? 80 से 90 मान लेते हैं, चलो एक बड़ा स्पेक्ट्रम ले लेते हैं, चलो 85 90, 85 टू 90, ठीक है। यूपीएससी के प्री में आज तक जो मैक्सिमम क्वेश्चन आए इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स से डायरेक्टली आए, 40 मार्क्स डायरेक्टली। मिनिमम जो है 28 से आया अभी रिसेंट हिस्ट्री में, रिसेंट हिस्ट्री में। और इसका ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, अगर आप इसका वेरिएशन मानोगे तो इतना ही है, कोई नीचे नहीं जा रहा है ग्राफ, क्वेश्चंस चेंज नहीं हो रहे हैं ज़्यादा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स से बच के नहीं जा सकते कहीं। जब दो चीज़, उसके दो रीजन है, पहला कंसेप्चुअल है, बनना ही बनना है, सबसे नहीं बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा, जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होता है ना, वो इकोनॉमिक्स को पक्का छोड़ेगा, और आपको पहले उससे ऊपर निकलना है। तो इकोनॉमिक्स आपको पहले ऊपर उसके दे ही देता है, एज दे देगा वो तुरंत। जो भी नॉन सीरियस कैंडिडेट है, अगर आप आपके लाइफ में आएंगे नॉन सीरियस कैंडिडेट, पूछो उनसे इकोनॉमिक्स, सबसे ज़्यादा वही हिला होगा। पॉलिटी सबको आती है, सब पॉलिटी जानते हैं। अरे तुम एग्जाम दे के आए होंगे, कोई चाचा भतीजा कोई भी पढ़ेगा ना तुम्हारे पेपर को, अरे पॉलिटी तो मुझसे बन रहा है, मैं भी आईएएस बन जाऊंगा, बोल देगा वो। बोलते है कि नहीं? ये नहीं बना तेरे से, बोलते हैं ना, ये नहीं बना तेरे से। और वो जनरली पॉलिटी का क्वेश्चन होगा या साइंस टेक के कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन होगा, वो जानबूझ के वैसे क्वेश्चन डालते हैं सिंपल। पर इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बन जाए तो बताओ, जब तक इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक्स वहाँ एज दे देता है। मतलब आपने तुरंत, आपने इकोनॉमिक्स उठा ली तो एक नॉर्मल तलवारबाज से समुराई तो वहीं बन गए तुरंत। और क्वेश्चंस देख लो इतने आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा साढ़े 40 मार दोगे, मैं इतना तो क्लेम भी नहीं कर रहा हूँ, पर अगर 20-30 भी मार दिए एक सब्जेक्ट से, जो बनने भी चाहिए, 20 से 30 तो बनने चाहिए अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपका वो सब्जेक्ट बहुत आपको स्कोर करके दे रहा है। एंड देन कम्स मेंस, ये मेंस के ना सारे हैं, ऐसा नहीं किसी एक पेपर में। जीएसएम 1 2 3 को एनालाइज किया मैंने, और ऑफ कोर्स उसको डेटा एनालिसिस करके मैंने समझा है कि ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से अक्रॉस द पेपर आ रहा है। इसमें पेपर 4 इंक्लूड नहीं किया है मैंने, 4 को इंक्लूड करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, वो तो नहीं कर सकते, वो तो बहुत ही एप्लीकेशन एस्पेक्ट है। बट पेपर 1 2 3 में ये पार्ट आ जाता है, इतने क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ रहे हैं। मतलब आप समझ लिए 200 से ऊपर के क्वेश्चन आपको वो स्कोर करके दे रहा है, 200 के आसपास स्कोर करके दे रहा है इकोनॉमिक्स, एंड इजिली
मेंस में तो बहुत ही इजीली इकोनॉमिक्स को आप स्कोर कर लोगे, आपको क्योंकि लॉजिक डालना है उसमें, एप्लीकेशन डालना है, तो आपको वो कॉन्सेप्ट बस समझाना होगा वहाँ पे, ज़्यादा कुछ ऐसे डिटेल बहुत लिखना नहीं होता, पर उसके बिना आप आंसर नहीं लिख पाओगे अगर इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं। एंड देन कम्स एथिक्स। एथिक्स में तो है ही कि आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा एंगल आना ही चाहिए। आवाज़ हो रहा है? आवाज़ आ रहा है, ठीक है। एक बच्चे की क्वेरी आई है, इंटरेस्टिंग है, मुझे तो ये सारी क्वेरी सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है, क्योंकि एज अ साइंस बैकग्राउंड हैविंग नो नॉलेज इन इकोनॉमिक्स, कैन वी रिलाई ऑन योर टीचिंग? ना ना ना, प्लीज डोंट लाफ, आपकी भी क्वेरी है ये, मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ इसे। करंट अफेयर्स विद इकोनॉमिक्स इन यूपीएससी। अब देखो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एक्चुअली, ट्रस्ट। ट्रस्ट उसका जो मेन प्रॉब्लम है उस बच्चे का, जो मैं फील कर पा रहा हूँ, ट्रस्ट। और वो सबकी प्रॉब्लम होती है, आपके भी मन में कहीं ना कहीं है, मुझे मालूम है। अब आप मुझे आगे से देख लिए हो, थोड़ी बहुत बातचीत होगी तो थोड़ा ट्रस्ट बन रहा है, लेकिन ट्रस्ट इज इशू, और ये टेक्निकल इशू है, क्योंकि यूपीएससी में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हम रिलाय कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं तो इसका आंसर सिर्फ यही कर सकता हूँ कि किसी पे मत ट्रस्ट करो यूपीएससी के लिए, मैं अभी बोल रहा हूँ, मुझ पे भी मत करो, मत करो ट्रस्ट। ट्रस्ट के चक्कर में ही मत पढ़ना कभी। क्योंकि क्यों नहीं पढ़ना? सिंपल सा इसलिए नहीं पढ़ना कि यूपीएससी के केस में क्या होता है, पीवाईक्यू सब कुछ है, आंसर बन रहा है तो सब कुछ है, नहीं बन रहा तो कुछ नहीं बन रहा है। अब गलती के दो रीजन है, या तो फैकल्टी ने नहीं पढ़ाया या तुम नहीं समझ पाए। तो तुम नहीं फैकल्टी पे ट्रस्ट करो, नहीं अपने ऊपर पीवाईक्यू पे ट्रस्ट करो। तो जैसे जैसे हम मूव करेंगे आगे, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा बेस्ड अपॉन कि आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। वही ट्रस्ट का तरीका है, और वही होगा भी किसी ना किसी वे में। हाँ, दूसरा भी देखता हूँ मैं। तो वही रीजन होगा भी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ, मेरे लिए रेडी रहो आप खुद। पहले खुद पीवाईक्यू देख के आओ, समझो चीज़ों को। पीवाईक्यू नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर पीवाईक्यू देखो और खुद सॉल्व करो। अगर आपको ट्रस्ट इशू है तो पहले रिजॉल्व करो, उसको क्रिटिक करो हर फैकल्टी को, कि किस तरीके से मैं उसके साथ बेटर वे में सीख सकूं। और वो तभी हो पाएगा जब आप वर्क करोगे। सिर्फ बैठ के इमेजिन कर लोगे कि मैं इस पर ट्रस्ट करूँगी नहीं करूँ, नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट द वे इन यूपीएससी। और जो फैकल्टी आपको ये बोल के जाता है ना कि बस सब करा दूंगा, नहीं करा सकते भाई, होगा नहीं। सब बच्चों के लिए सब होगा भी नहीं, नहीं करा पाऊंगा। हाँ, ट्रस्ट ये कर सकते हो कि आई एम ट्राइंग टू फिल दैट गैप, आई एम रिसर्चिंग अगेन एंड अगेन कि कुछ भी करके मैं गैप को फिल करूँ। आई डोंट लीव एनी स्टूडेंट, कोशिश करता हूँ कि छोड़ू ना किसी स्टूडेंट को, कोशिश करूँगा कि कोई रह ना जाए। पर आप अगर एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे, ट्रस्ट का क्या गैप रहता है? आपको भी तो आना पड़ेगा ना 2 कदम। 2 कदम मैं आऊँगा, वो ट्रस्ट होता है ना। एक हाथ से खींचना ट्रस्ट तो नहीं होता। चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे रियल लाइफ हो, चाहे कुछ भी हो, माँ बाप के बीच में भी नहीं हो पाता, तो फिर मेरे साथ कहाँ पे हो पाएगा? आपको भी 2 स्टेप लेना पड़ेगा एक एक टीचर के प्रति, तो हम दोनों भी ट्रस्ट पे आएंगे। पर आपको ट्रस्ट को जज करना है पीवाईक्यू से, आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं और कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। पर आपको भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे उसके लिए, ये मेरा बेस्ट आंसर होगा। सेकेंड है, सर नोट्स हिंदी में मिल सकती हैं क्या? ठीक है, मैं इसकी कोशिश करूंगा, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी कि हिंदी में एग्जैक्टली नोट्स देने होंगे। पर वी विल ट्राई कि वो पूरी तरीके से ट्रांसलेट हो गए, एग्जैक्ट उस पर आ जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से इस बारे में और डिटेल में बात करूंगा अबाउट हिंदी, क्योंकि यहाँ पे भी कई बच्चे हिंदी के हैं, एंड वी विल ट्राई टू कवर देम अप। एवरीवन आस्क योर डाउट्स। अच्छा, आपने भेजा है क्या? एवरीवन आस्क योर डाउट्स। और कोई डाउट्स है आप लोग के? कोई भी इश्यूज, कुछ भी, कहीं से भी कुछ भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन इकोनॉमिक्स और एनी सब्जेक्ट, आपको लग रहा है कि मैं उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर पाऊंगा तो बताएं। आज मेरा यही सेशन था, आज इंटरेक्टिव सेशन होना है भाई। पहले ट्रस्ट तो बने, बेसिक ट्रस्ट, तभी तो आगे बढ़ेंगे। और कुछ किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, इस किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इस एग्जाम में। हम्म, मज़ा नहीं आ रहा है यार, दिल्ली में अगर एक मौका दे दूँ ना, पीछे पड़ जाते हैं उन लोग, बताओ। अच्छा, डायमेंशन कैसे बिल्ड करें, किस टाइप का आपको प्रॉब्लम हो रहा है उसमें? हम्म 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 हम्म। इसका 2 लेवल में प्रॉब्लम्स हैं। उसमें पहला ये है कि आप ही ने खुद बताया कि अभी मेरा व्यू लिमिटेड है।
तो सर्टेन सी बात है, जब आप सब्जेक्ट्स को पूरा कंप्लीट करोगे तो लिमिटेड व्यू से एक्सपेंडेड भी होगा। एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम की जड़ ना कहीं और है। इसकी प्रॉब्लम की जड़ है कुछ टॉपर्स और कुछ फैकल्टीज। फैकल्टीज मतलब जो सो कॉल्ड आजकल यूट्यूब का ट्रेंड आ गया है, हर कोई फैकल्टी बन रहा है अब। अब उसमें क्या होता है ना कि हर कोई बोलता है कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा क्या सोचता है कि यूपीएससी इज अबाउट आंसर राइटिंग। अब उसमें झूठ भी नहीं है, सच भी है। यूपीएससी इज अबाउट आंसर राइटिंग। इट इज सेम अबाउट, जैसे आजकल नया ट्रेंड निकल लिया, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ। हाँ, हर कोई देखना अभी क्या होगा, कुछ भी वो रहेगा तो उसमें लिखा रहेगा प्रोटीन दिस मच परसेंट, प्रोटीन दैट मच परसेंट। अरे भैया, तुम्हारा प्रोटीन खा तो लोगे, वो पच पाएगा तुमसे? तुम बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो जो उससे प्रोटीन पचेगा तुमको? तुम उतना एक्सरसाइज कर रहे हो, उतना वाटर कंटेंट ले रहे हो कि तुम्हारा प्रोटीन, तुम्हारे बॉडी उसको ले पाए और तुम्हें मसल बनाए? नहीं। फिर क्या होगा अगर प्रोटीन ज़्यादा खा लोगे तो? पेट खराब हो जाएगा। अगर आपके लिए आप उतना प्रोटीन नहीं ले सकते और आप प्रोटीन को ज़्यादा कंटेंट में ले लोगे तो दैट विल लीड टू सम काइंड ऑफ इंडाइजेशन। सेम गोज विद आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग क्या है कि उसमें तथ्य है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, कोई उसमें झूठ नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट एट व्हाट कंटेंट, कितना और कब। कि अगर आपकी तैयारी थोड़ी हो रही है तब आंसर राइटिंग के उस लेवल पे पहुंचो कि डेली आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आप तैयारी के कॉन्सेप्ट को पहले बिल्ड करो, एक एक स्टेप लो, आंसर राइटिंग इज द नेक्स्ट स्टेप। अब उसमें क्या है, इसको ये जानबूझ के किया जाता है, इसलिए भी किया जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, आंसर राइटिंग को स्किप करते थे पहले। अब उल्टा हो रहा है कि आंसर राइटिंग से तैयारी शुरुआत करने लग गए हैं, कि एक चैप्टर पढ़ा नहीं, आंसर राइटिंग चालू हो जाता है। आपको समझना है कि यूपीएससी की हर एक तैयारी के स्टेप में उसका एक रेलेवेंस है। आंसर राइटिंग आप तब कर पाओगे जब थोड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। तो आप शुरुआत में एक्सपेक्ट मत करो कि आपके आंसर बेस्ट होंगे और आप सब कुछ आंसर कर पाओगे। आपको शुरुआत में रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है थोड़ी बहुत। फिर धीरे धीरे जब आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो तो आंसर राइटिंग भी बिल्डअप होने लग जाएगा डायमेंशंस के साथ। अब मान लीजिए इसके सेकेंड पार्ट में पहुंचते हैं इसके क्वेश्चन के, कि नहीं आ रहे डायमेंशन, नहीं आ रहे, बन गए कॉन्सेप्ट, नहीं आ रहे डायमेंशन, देन द बेस्ट वे फॉरवर्ड विल बी ऑफ कोर्स प्रैक्टिस। टेक लुक एट जो मॉडल आंसर्स हैं, और आपके अच्छे मॉडल आंसर्स बनते हैं, मैं देखता हूँ उनको, ठीक बनते हैं, अच्छे बनते हैं मॉडल आंसर्स, एंड दे आर एट पार विथ मेनी ऑफ द गुड इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दिल्ली में कोई जादू का छड़ी घुमाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और दिल्ली के लोग भी आपको, दिल्ली कौन कौन गया है यहाँ पे? कोई यूपीएससी के लिए दिल्ली के आसपास घूम के आया? तुम तो डीयू गए होगे कभी। वहाँ पे भी लोग इतने ही कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वहाँ जागरूकता का लेवल ज़्यादा होगा, पर वहाँ भी बच्चे सालों साल घूमते रहते हैं उन गलियों में, राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर की, अब तो नोएडा भी पहुँच गई है वो गलियाँ। तो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लोग वे फिर भी कंफ्यूज ही रहते हैं, क्योंकि जितना ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाता है ना, तो वो भी एक प्रॉब्लम बनता है, और वो वहाँ भी है और हमेशा से था, हमेशा रहेगा वो। तो फिर भी अगर आपको ना सॉल्व हो तो मॉडल आंसर्स देखें, उसको अच्छे से समझें कि किस डायमेंशन पे वो वर्क कर रहा है, और उसके टेक्निकल्स को समझें कि उस डायमेंशन में गया क्यों, वो किधर गया। अगर इकोनॉमिक डायमेंशन में गया तो इस क्वेश्चन के रिलेशन में क्यों गया। टेक अगर इकोनॉमिक के साथ साथ साइंस एंड टेक के किसी डायमेंशन में गया, पॉलिटिकल डायमेंशन में गया, तो क्यों गया, उसको समझिए। देन ट्राई टू फाइंड अ टॉपर फॉर योर सेल्फ। ये मेरा अप्रोच रहा है हमेशा। ट्राई टू फाइंड योर टॉपर। लाइक आप जब, टॉपर्स जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, हर टाइप का आदमी अलग अलग टाइप के टॉपर्स होंगे। कोई, अब नाम यहाँ लेना शायद सही नहीं होगा, पर कोई जो होगा डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेगा, बहुत डिस्क्रिप्टिव, बहुत डिटेल्ड और बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स लिखेगा, वो जनरली एकेडमिक बैकग्राउंड का होगा। वो पीएचडी या फिर कोई मास्टर्स एट गुड यूनिवर्सिटीज़ लाइक जेएनयू, डीयू, इस सब यूनिवर्सिटी से करेगा, तो उसका वो लैंग्वेज में इतना कमांड होता है कि उसे आता है किस तरीके से उस आंसर को प्रिडिक्ट करके, उसके सारे एस्पेक्ट्स को प्रिडिक्ट करके उसमें लिख देना। ठीक है। कुछ होगा जो पॉइंट वाइज में घुसते हैं, छोटे छोटे लिखेंगे, पॉइंट पॉइंट वाइज लिखेंगे, तो वो भी आप कर सकते हो। फाइंड योर टॉपर। यू गो, अपने टॉपर्स के आंसर शीट्स को देखें सारे, देखिए कि किसको मैं फॉलो कर सकता हूँ, कौन ऐसा टॉपर है जिसके टाइप मैं लिख सकता हूँ। 1 years डाउन द लाइन, 2 years डाउन द लाइन, आई वुड बी द वन हु विल बी राइटिंग दैट काइंड ऑफ आंसर्स। उसको खोजो और उसको क्लोजली फॉलो करो, उसके सारे एस्पेक्ट्स को, सारे पेपर्स को क्लोजली देखो कि वो किस तरीके से डायमेंशंस को कवर करता है। तो आप उसको ना,
आपको सबसे पहले अगर आर्ट क्रिएट करना है तो पहले एम्यूलेट करना पड़ेगा, उसको कॉपी करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यूनिक जैसा कोई फैक्टर होता नहीं है, हमेशा ख्याल रखें। एक किताब थी, उसका नाम भूल रहा हूँ, उसमें वो इट वाज मेड फॉर क्रिएटिव आर्टिस्ट, कि आर्टिस्ट कैसा बनता है कोई। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो एक्चुअली पेंटिंग पोर्ट्रेट्स भी बनाते हैं ना, पहले वो कॉपी करते हैं दूसरों को। फिर इंसान की एक आदत होती है, इंसान परफेक्ट कॉपी कर ही नहीं पाता, क्योंकि इंसान जो होता है वो टेक्निकली एक फ्लॉड प्राणी होता है। वो कोई ना कोई इम्परफेक्शन लाएगा, एंड दैट इम्परफेक्शन विल मेक हिज यूनिक फैक्टर। और ऐसे आर्टिस्ट बनते हैं। और सेम आर्ट जिस तरीके से बनता है वैसे आंसर राइटिंग का आर्ट होता है। आपको पहले उन किसी को कॉपी करना है, फिर कॉपी करते करते आपका यूनिक फैक्टर निकलना चालू हो जाएगा प्रैक्टिस के साथ। आप कभी पूरा कॉपी नहीं कर पाओगे उसको, और वो यूनिक फैक्टर तुम्हारा यूएसपी बनेगा, जो तुम्हें एग्जाम के हर एक स्टेप पे हेल्प करेगा, ना ही सिर्फ डायमेंशन, सारे स्टेप पे हेल्प करेगा। डायमेंशन तो छोटी चीज है जो उसके थ्रू आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछोगे सबका आंसर होगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन पूछो। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ये क्वेश्चन है इसका आंसर दो, ऐसा नहीं बोल पाऊंगा ना, तुमको ही पूछना पड़ेगा। और कुछ, कोई डाउट अबाउट यूपीएससी? कहीं पे भी फंस रहे हो, कुछ भी फंस रहे हो, आपका डाउट दूसरों का सोल्यूशन बन सकता है, बताओ। आज ही चांस दे रहा हूँ, उसके बाद तेजी से बढ़ेगी चीज़ें, उसके बाद रुक नहीं पाऊंगा मैं 1 महीने तक। फिर लास्ट लास्ट में शायद थोड़ा चांस दे पाऊँ बस, या इंडिविजुअली दूंगा। आज एकदम थोड़ा सा मुझे बोला गया है कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजी समझाओ, एकदम से इकोनॉमिक्स में मत कूद जाइएगा, थोड़ा इकोनॉमिक्स इनका हिला हुआ है, वीक है थोड़ा, डरते भी हैं बेचारे इकोनॉमिक्स से। रिवीजन कैसे करना है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं और थोड़ा समझता हूँ, इकोनॉमिक्स का रिवीजन कैसे करना है, तो चलो मैं पूरी स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि रिवीजन में एक्चुअली पीछे कैसे भागना होता है। रिवीजन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो लेवल में रिवीजन स्टार्ट करनी होती है। पहले आपको समझना है कि आपको क्या रिवाइज करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है तो उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, इकोनॉमिक्स में ही बोल रहा हूँ, पहले कॉन्सेप्ट्स को पकड़ो, कि आपके अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो आपको कॉन्सेप्ट डायरेक्टली रिवाइज करना होगा। अब अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको जीडीपी, इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, बैंक समझ नहीं आ रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा, और आप एक्सपेक्ट करोगे कि एकदम से मैं क्या बोलते हैं यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देख के बढ़िया से रिवीजन करूंगा, नहीं हो पाएगा। वो पीवाईक्यू चेंज हो जाएगा, वो नए क्वेश्चंस आएंगे, नए कॉन्सेप्ट के लेवल पे आएंगे, आप नहीं सॉल्व कर पाओगे उसको। क्योंकि ऐसा तो नहीं है, पीवाईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि क्वेश्चन रिपीट होगा। इट ओनली शोज व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी आस्क, दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो आपको उसको समझना होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर में, और उस हिसाब से आपको सॉल्व करना होगा। पर आपको कॉन्सेप्ट ही वीक है तो क्या हिलोगे उससे आगे। तो सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्चुअल लेवल पे करना है तो आपको ना एक आउटलाइन क्रिएट करना पड़ेगा हर एक सब्जेक्ट में, कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं और उस कॉन्सेप्ट को मुझे रिवाइज करना है, और वो आपको कोर में पहले रिवाइज करना होगा। वो फर्स्ट लेवल ऑफ रिविजन होता है। जो एक एक टाइप का, मतलब मैं बता दूं तो एक थोड़ा इसमें दिखा देते हैं। मतलब आपको सबसे पहले उसका कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट अगर आपके हिले नहीं होगा, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो सबसे पहले। जो आप यूपीएससी की जब तैयारी स्टार्ट करोगे तो ये फर्स्ट रिवीजन होगा। ये रिवीजन होने के बाद मेरा एक मेथड है, मेरा एक अप्रोच है, वो मैं समझा देता हूँ। ग्राफ में ही खेलूंगा हमेशा, वैसे ही सोचता हूँ मैं। यूपीएससी की ये प्रिपरेशन की शैली है। इसको अगर मैं मान लूँ कि दिस इज होल यूपीएससी सिलेबस, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले उसके बाद बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, कॉन्सेप्ट सब अच्छा है, अब रिवीजन लेना है आपको। एग्जाम सामने है, 2-3 महीने हो रहे हैं, अब एग्जाम सामने है। इट इज़ नाउ जनवरी फरवरी, और आपने काफ़ी फरवरी मार्च तक आपने रिवीजन काफ़ी पढ़ लिया। अब मार्च के बाद आपको फर्स्ट लेवल ऑफ रिवीजन स्टार्ट करना है और आपको पढ़ना है। तो कैसे करोगे? एक पूरा सिलेबस है, तो एक यूजुअल कैंडिडेट क्या करता है, ऐसे मूव करता है। पॉलिटी का पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ा, ठीक है, उसने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स डिसाइड कर ली, वो पॉलिटी का पूरा लक्ष्मीकांत पढ़ेगा शुरुआत से लेकर अंत तक। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स का मैंने नोट्स दे दिया, उसको पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक पढ़ रहा है। फिर करंट को पूरा 0 से लेकर 100 तक चालू कर रहा है पढ़ना, पढ़ चुका है वो, पढ़ाई हो चुकी है उसकी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसने डे टू डे में पढ़ा है करंट को। और अब वो फिर स्टार्ट करेगा क्योंकि रिवीजन बोला है उसको, तो रिवीजन बोला है फिर पूरा पढ़ेगा। अब आप एक बात बताओ, इसमें एक प्रॉब्लम है जो इकोनॉमिक्स से ही आ रहा है।
आपका ये बहुत है पर आपका समय लिमिटेड है, यहाँ पे आके रुक जाओगे आप कितने भी फास्ट करो, चौथा रिवीजन हो, तीसरा रिवीजन हो, कुछ भी हो जाए, कितने भी बड़े हार्ड वर्क करो, आप आके लास्ट में रुकोगे ही रुकोगे अगर आप इस मेथड से चलोगे तो कुछ बचेगा। और ये होता भी है आपके इकोनॉमिक्स, किसी ने अगर एक भी बार अटेम्प्ट दिया होगा तो उसे दिखेगा कुछ बच ही जाता है एंड में, पर क्या बच रहा है वो भी तो देखो। अगर आप शुरुआत से लेकर एंड तक ऐसे मूव आउट करोगे तो ऐसा हो सकता है कि इंपॉर्टेंट चीजें बच जाएं, ऐसा मूव करने का मतलब नहीं है। अब रिवीजन के केस में स्ट्रैटेजी का अलग तरीका है, कुछ को पता होगा कुछ समझ भी लो। तरीका ये है कि एक एक टाइप का ना पीवाईक्यू का एक सेल्फ एनालिसिस करो। अब ये सेम तरीके से अगर मैं यूपीएससी के सिलेबस को देखता हूँ तो आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करो और आपको पीवाईक्यू से कुछ टॉपिक्स नजर में आएंगे। पूरे सिलेबस में ना ऐसे डॉट्स बनाओगे आप धीरे धीरे, ये कंसेप्चुअल बना रहे हो, असली डॉट्स नहीं बना रहे हो। आपको देखेगा कि कुछ एरियाज से ना ज्यादा ज्यादा पूछता है यूपीएससी, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ एरिया से पूछ रहा है, कुछ से कम कम पूछ रहा है, कुछ से बहुत ज्यादा पूछ रहा है सिलेबस के, और कुछ के तो कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। अब मुझे बात बताओ, अगर आप इस अब एक्चुअल पेपर तो ऐसा सेट हो रहा है, कहीं से कुछ ज़्यादा कहीं से कुछ कम। अब तुम अगर शुरू से लेकर एंड पढ़ते रहोगे तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ बड़ा एक कंटेंट बचा होगा तो छूट गया तुम्हारा, निकल गया पेपर। और कट ऑफ निकालना है, ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई एनालिसिस हो रहा है, कट ऑफ क्लियर करना है आपको, और कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो आपके लिए डिफिकल्टी होगी, और ये इतना बड़ा चंक बच गया आपका क्वेश्चंस का, और ये एक ऐसे सब्जेक्ट से था जो आपसे मिस हो गया। तो आपको क्या करना है, एक अपने खुद के लिए पर्सनल होना चाहिए। वीडियोस से कोई मदद नहीं मिलेगी इसमें, वीडियोस आपको गाइड कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, पर एक्चुअली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप जानते हो, क्योंकि आपकी तैयारी के हिसाब से आप समझोगे कि कौन सा हाई हैंगिंग लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब कोई ऐसा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चंस के तीन टाइप के फॉर्मेट आते हैं, मैं यूपीएससी का ना एक और आपको फॉर्मेट समझा देता हूँ कि यूपीएससी के क्वेश्चन बनाए कैसे जाते हैं, कोई भी क्वेश्चन एमसीक्यू कैसे बनता है, इसको इसके पीछे भी साइंस है कि क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, इसको पहले समझते हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि आपको ये एरिया पढ़ना है, आपको खुद ही चॉकआउट करना है कि मेरे लिए हाई प्रायोरिटी टॉपिक है, ये मीडियम प्रायोरिटी है, और बाकी जो बचा वो लो प्रायोरिटी। तो आपको हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स जो आपके हैं वो आपको बार बार रिवाइज करना है, और वो आपके लिए हाई प्रायोरिटी वो होगा जो बार बार यूपीएससी में आता है और आपका हिला हुआ है। अगर वो है बार बार यूपीएससी में आता है, आपका हिला हुआ है, हाई प्रायोरिटी। बार बार या मीडियम टर्म में यूपीएससी में आता है, आपका ठीक ठाक है, तो मीडियम प्रायोरिटी, क्योंकि वो फंसेगा। लो प्रायोरिटी आपका हिला भी हुआ है, और यूपीएससी भी कभी कभी उसको पूछ देता है, उनको भगवान क्वेश्चन बोलते हैं हम लोग, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व देम आउट। तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लो प्रायोरिटी पे रहेंगे। अगर इस तरीके से रिवाइज करोगे तो आपका, जो बोलते हैं ना कभी कभी एक ट्रेंड निकल के आ जाता है कि मैं एक महीने में यूपीएससी क्रैक कर लिया, मैं ये कर दिया वो कर दिया, टॉपर्स जो बोलते हैं, वो ये मेथड है। उसने कुछ नहीं किया, जो एक बच्चा 6 महीने में करता है उसने एक महीने में किया, वो है हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स को पढ़ना। और उसकी किस्मत इतनी आ गई कि जिसको उसने पढ़ा था हाई प्रायोरिटी सोच के, जो उसकी सोच से था उसके हिसाब से था, वो यूपीएससी के हिसाब से भी निकल गया, तो एक महीने में एग्जाम निकल गया। वही लड़का अगर नेक्स्ट ईयर देता ना, अब तो चलो आईएएस बन गया, अगर नेक्स्ट ईयर देता शायद प्री नहीं निकाल पाता। और ऐसा होता है, हमारे सामने देखा है, हमने खुद फील किया है इसको कि इंटरव्यू दे के भी नेक्स्ट ईयर कई बार प्री नहीं निकल पाता। लेकिन ये पक्का है कि अगर कोई बच्चा प्री निकालने का उसको आर्ट आ गया है तो वो ईयर दर ईयर ऐसा है कि वो निकाल लेगा, एक दो साल में एक एक करके निकालते रहेगा वो प्री। ये एक लेवल होता है। अब यूपीएससी के पेपर कैसे सेट होते हैं, अब आपको भी पता है कोई भी पेपर सेट होने का ना तीन तरीका होता है। ठीक है, देखो कोई भी पेपर है ना, यूपीएससी का जब से यूपीएससी का पेपर कौन सेट करता है, फैकल्टीज रहते हैं मेरे जैसे नहीं, जो प्रोफेसर डीयू के टॉप प्रोफेसर्स रहेंगे इकोनॉमिक्स के उसके, दे विल सेट द पेपर। उनका नॉलेज तो बहुत पावरफुल है, वो तो बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं वो तो कितने टफ बना सकते हैं कि आप तो इस जन्म में नहीं सॉल्व, आपको बुक दे दूंगा। मतलब हम मतलब देयर आर प्लेसेस जहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटीज में ऐसा भी होता था, ओपन बुक टेस्ट होते थे। फैकल्टीज ने हमें ये तक कहा है कि दे दिया बुक, दे दिया इंटरनेट, ये लो पेपर 3 घंटा सॉल्व कर लो, जो करना है कर लो। नहीं कर पाओगे अगर उनके क्वेश्चन उन्होंने वैसे दे दिए तो वो तो कुछ भी दे सकते हैं। अब उनको लेकिन यूपीएससी का पेपर बनाना है। अब मैं यूपीएससी का टीचर हूँ, मैं क्या करूंगा अगर मुझे फैकल्टी को पेपर बनाने के लिए बोल दिया गया। सबसे पहले मैं खुद भी पीवाईक्यू देखूंगा
क्योंकि ना अगर मैंने यूपीएससी को ऐसे क्वेश्चन दे दिए जो कभी नहीं बनते किसी से भी, तो यूपीएससी अगली बार मेरे पास आएगा ही नहीं, बोलेगा ये फालतू आदमी, कोई मतलब है नहीं इसका, बहुत समझदार है, इसको जाओ न्यूज़ 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 रूम में जाओ, तुम यहाँ मत आओ। तो उसको देगा नहीं, क्योंकि क्यों? क्योंकि भाई तुमको डीएम बनाना है, तुमको इकोनॉमिस्ट या क्या बोलते हैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नहीं बनाना है, एकेडमिशियन नहीं बनाना है आपको। तो वो पीवाईक्यू खुद चेक करेगा। ठीक। फिर वो क्या चेक करेगा कि इस पीवाईक्यू से थोड़ा डिविएट कर देता हूँ और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल देता हूँ जो फिर भी थोड़े कनेक्टेड हों करंट और ये सब बेस से, और ऐसे पेपर बनते हैं। अब पेपर के ना 3 लेवल ऑफ क्वेश्चन बनते ही। पहले ना बनेंगे एकदम इजी क्वेश्चन टाइप से बनेंगे। कोई भी पेपर देखोगे ना तो इजी क्वेश्चन ऑलमोस्ट 40% तो ले ही लेंगे, 40 to 50% आपका ले लेंगे। 30% से कम कभी इजी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे किसी पेपर में, कभी नहीं रहेंगे। वो रहेगा ही इजी क्वेश्चन इतने। वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जैसे या तो वो इजी होगा या उसमें थोड़ा बहुत ये वेरिएशन, अलग अलग लोग अलग अलग वेरिएशन बताते हैं, बिकॉज यूपीएससी में प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट्स डिफिकल्ट कर देते हैं। वो क्वेश्चन इजी रहे, स्टेटमेंट डिफिकल्ट मार देगा वो रहेंगे उसमें इजी से। फिर अदर थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मीडियम लेवल के कुछ रहेंगे, थोड़े हार्ड लेवल के रहेंगे। पर अगर मीडियम और इजी सॉल्व कर लोगे ना तो कट ऑफ निकल जाएगा प्री का। मैं सिर्फ प्री बता रहा हूँ अभी, मेंस का अलग अप्रोच है। सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि प्री में इतना रहेगा कि अब एग्जामिनर सिर्फ यही चेक करना चाहता है फर्स्ट। कोई भी एग्जामिनर जब यूपीएससी में कोई बच्चा है तो वो दो चीज चेक करना चाह रहा है। फर्स्ट, वो कितना बच्चा एक्चुअली यूपीएससी को चाहता है, वो चाहता भी है कि नहीं यहाँ आना, कि नहीं आना चाहता है, कि वो बस बैठ गया, बस बहुत पढ़ा लिखा है, पीएचडी की है उसने, 2 सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर लिया तो बैठ गया, तो उसका एग्जाम निकल जाना चाहिए। नहीं, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यूपीएससी के लिए बने हो कि नहीं। तो वो चाहेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करके आए बच्चा और उस टाइप से पढ़ के आए। तो वो इजी क्वेश्चन में यही चेक करते हैं कि बच्चा कितना सीरियस है एक्चुअल में। सीरियसनेस दिख गई ना बच्चे की, मतलब वो मेंस देने लायक है। सेकंड, वो चेक करेंगे मीडियम लेवल क्वेश्चंस में, वो जनरली ये चेक करते हैं कि बच्चा एक्चुअली मेंस के लिए रेडी है कि नहीं, उसका कॉन्सेप्ट उसका एप्लीकेशन उस लेवल का है कि नहीं कि वो मेंस में आंसर राइटिंग कर पाएगा। प्री तो लिख ली तूने, तो वनडे कर ले भाई, वनडे एग्जाम्स दे, यूपीएससी क्यों आ रहा है। तो वो मीडियम लेवल क्वेश्चंस में वो चेक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, थोड़ा बहुत डिविएशन उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिफरेंट, तो वो सॉल्व कर पा रहा है कि नहीं। इसलिए वो मीडियम लेवल पे घुसेंगे। तो आपको वैसा रिवाइज करना है। अब रिवीजन का शेड्यूल ऐसे ही होना चाहिए आपका, जो यूपीएससी मांग रहा है वही तो रिवाइज दोगे ना। एंड थर्ड में वो क्या करेगा भाई, लोग सब लोग कट ऑफ मत पार कर जाएं। ऐसा ना कर दें कि अभी 80-90 बोल रहे हो कि लोग 100 150 300 150 200 स्कोर करना स्टार्ट कर दें। वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ना उनके पास स्पेक्ट्रम ही नहीं रहेगा लोगों को जज करने का। तो वो हार्ड क्वेश्चंस देते हैं कि कुछ भी हो जाए इस लेवल को क्रॉस ना कर पाए कोई। और हार्ड क्वेश्चन किसी से बनने नहीं चाहिए। अगर बनने भी चाहिए तो उसका जो स्ट्राइक रेट रहना चाहिए वो बहुत लो रहना चाहिए। ऐसे बॉल का स्ट्राइक रेट बहुत लो स्ट्राइक रेट रहना चाहिए कि बच्चा थोड़ा बहुत सॉल्व कर दे। उसको कोई भी नहीं संभाल सकता, उसके लिए प्लानिंग मत करना। उसके लिए प्लानिंग नहीं की जाती, उसके लिए वही होता है कि आप थोड़ा बहुत कोशिश कर लो, हो गया हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। और रिवीजन में भी यही 3 चीज़ों को ख्याल रख के रिवाइज करो, क्योंकि पेपर वैसा बनेगा। सिर्फ ये नहीं, दुनिया का कोई भी एमसीक्यू, जो भी कट ऑफ वाला पेपर है एमसीक्यू बेस्ड है, वो ऐसे ही बनेगा। ये है स्ट्रैटेजी टू रिवाइज इन द सेंस। और कुछ इसमें देख लो। आई थिंक किसी और का क्वेश्चन तो अभी आया नहीं है इसमें। हम्म। कौन कौन से 3 पैटर्न्स? वो 3 पैटर्न बताया ना, कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं वो वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो 3 पैटर्न के आते हैं। बाकी हम अभी पीवाईक्यू एनालिसिस बीच बीच में करते रहेंगे, जैसे हर एक आर्क के बाद, जैसे आर्क खत्म होगा ना और हर एक टॉपिक खत्म होगा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते ही रहेंगे। या तो मैं आपको दे दूंगा उसको बनाने के लिए आपके होमवर्क के रूप में, या फिर हम उसको क्लास में अगर समय बचेगा तो क्लास में उसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे। पर मेरा इस सब्जेक्ट का ये है कि आपके इकोनॉमिक्स प्री के लेवल का अच्छे से, मेंस के लेवल के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको पीवाईक्यू कर चुके रहोगे या मैक्सिमम पीवाईक्यू को देख चुके रहोगे इस 1 महीने में। बाकी समय पे है, क्योंकि एक्चुअली समय भी कम है हमारे पास, सिर्फ 1 मंथ में मुझे पूरा कंप्लीट करना है, तो कुछ चीज़ें मिस आउट होंगी। बट आई विल सेंड यू दोज मटेरियल्स, जो भी मटेरियल मिस आउट होता है वो तो वो आते ही रहेगा।
क्योंकि मेरा कोई आपके साथ एक कनेक्शन नहीं है, मैं पहले से ही आपके साथ इन्वॉल्व था इस समय। और कुछ? हम्म। हम्म। इकोनॉमी करंट डायरेक्टली बहुत ही इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमी करंट से। डेली में कैसे करना है? अब देखिए डेली में क्या होता है, इकोनॉमी किस लेवल पे आता है करंट में, ये समझो। देखो कुछ करंट का एक पार्ट होता है इकोनॉमिक सर्वे बजट। जब आपका कंसेप्ट अच्छा रहेगा तो आप उसको समझ पाओगे। डेली में जो आप पेपर में चीज़ें पढ़ते हो, यू विल बी नाउ इजीली अंडरस्टैंडिंग ऑल दोस कंसेप्ट्स। पर फिर भी क्या होगा ना कि कुछ कॉन्सेप्ट नए नए आएंगे, कुछ नए वर्ड्स आ जाएंगे, उसको आपको खुद ही रिसर्च करके देख लेना है, और जनरली वो किसी पुराने वर्ड से कनेक्टेड होंगे। हो सकता है कि किसी ने कोई इकोनॉमिक्स में कुछ नया बोल दिया उस टर्म में, या कुछ भी नया इस तरीके से है, पर 90% केसेस में आप कॉन्सेप्ट समझोगे तो आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आप कोई इकोनॉमिक्स के जो इकोनॉमी के जो अलग अलग इकोनॉमिक टाइम्स और ये सारी चीज़ें हैं उसको आप डिटेल में समझ पाओगे, स्टैटिस्टिक्स समझ पाओगे, ये नहीं होगा और होने की ज़रूरत भी नहीं है। आप क्वेश्चंस देखो ना, क्वेश्चंस में कुछ हेल्प मिल रही है क्या उनसे? नहीं। डेली में ये है कि कोई भी करंट अफेयर्स को जब आप फॉलो करो, डेली में जब आप करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो, तो आपको इजीली वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बेस्ड अपॉन माई टीचिंग्स। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। और थोड़ा बहुत बैकग्राउंड स्टडी अगर आपको फिर भी डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि दिमाग से निकल जाता है कॉन्सेप्ट, तो आप जाओ वापस से थोड़ा सा देख लो, या तो मेरे नोट्स को, या डू, आजकल तो चैट जीपीटी भी चल रहा है, आपको बेसिक्स तो समझ में वो करा ही देगा। लेकिन चैट जीपीटी तभी हेल्प कर पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, नहीं तो फिर वहां से इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू कर दोगे आप। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ना चालू करोगे, एक पेपर में एक टॉपिक आएगा, उसको पढ़ने के लिए 1 घंटा लग जाएगा, फिर उसके बाद पेपर खत्म हो जाएगा, फिर अगले दिन नया टॉपिक पढ़ोगे, 1 घंटा उसी में लग जाएगा। तो बेसिकली यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, नॉट न्यूज़पेपर और करंट। तो करंट को इंटीग्रेट करो इन माई टीचिंग्स। मैं ये करूँगा कि करंट को जितना हो सके, प्रेजेंट करंट मतलब जो अभी तक हो चुका है, नई नई चीज़ें हैं, उसी के हिसाब से मैं इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा चेंज करता हूँ। जैसे बैंकिंग का भी जो एस्पेक्ट है वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा अगर मैं हर चीज़ इंक्लूड करने लग गया तो, सारे बैंकिंग के एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते रह गया तो बहुत ब्रॉड हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको कट करता हूँ, जो पार्ट अब बहुत पुराना हो चुका है उसको कट करते जाऊँगा, जो पार्ट अभी करंट में है उसको थोड़ा फैलाते जाऊँगा। जैसे बैंकिंग में अभी पेमेंट बैंक, डिफरेंशियल बैंकिंग, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो वो मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो अब पुराने होते जा रहे हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट है वो बस बेसिक कॉन्सेप्ट तक ही रखूँगा। तो मैं इकोनॉमिक्स इसीलिए हमारे लिए डिफिकल्ट भी होता है क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ते जाता रहना पड़ता है। वो पॉलिटी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार बन गया। इसमें तो कुछ नहीं है, डेली चेंज हो रहा है, मनी इशूज तो डेली इमर्ज हो रहे हैं। एनीथिंग मोर? कुछ भी? करंट बेस, दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर कि स्टैटिक पार्ट कितना होता है and वो कितना होता है, क्योंकि अभी एक और लेयर ऐड हो गया है यूपीएससी में। अगर आपने 2025 का पेपर देखा है किसी ने, मेंस का? 2025 का पेपर देखा है मेंस का? कोशिश की है एक बार, एक एनालिसिस देख लेना, तुमको समझ में आएगा कि वो तो अब पेपर भूल चुके हैं यूपीएससी वाले। उनको पता ही नहीं है पेपर 1 क्या होता है, पेपर 2 क्या होता है, पेपर 3 क्या होता है। कुछ भी कहीं से भी कैसे भी खींच खींच के ला रहे हैं और कैसे भी कनेक्ट कर रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन होगा पता है? इसकी एक प्रॉब्लम ये क्यों हो रहा था मैं बता रहा हूँ आपको। जो मेरा एक डिस्पेंशन है सारे इश्यूज के ऊपर, कि ना कुछ टॉपर्स क्या कर रहे थे, वो आजकल एक फेमस हो गया था शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग। छोटे छोटे पॉइंट्स पॉइंट्स लिख दो, 10 पॉइंट इसके, 4 पॉइंट इसके, बन गया पेपर सॉल्व। तो अब उसमें क्या होता है, ये एक हैक है एक्चुअली यूपीएससी का। उसमें क्या होता है ना कि आपने पॉइंट्स लिखे। अब देखो यूपीएससी में जो बच्चा पहुंचा है उसको सब याद नहीं रहेगा। अगर किसी ने एक्चुअल में सीरियसली आंसर राइटिंग किए तो उसको समझ में आएगा कि आंसर सोचने का समय नहीं रहता है। अब वहां पे लड़ाई क्या है, कौन कितना सोच पाता है उससे कनेक्टेड, कितना कनेक्शन में सोच पाता है, ये इंपॉर्टेंट स्किल बन गया था यूपीएससी में। इसलिए क्या कर रहे थे, आपने कई टॉपर्स को देखा होगा, पॉइंट पर पॉइंट ज्यादा लिखते थे, 6 पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट लिख दिए, तो उसका आंसर ज्यादा यूनिक हो गया और उसको ज्यादा मार्क्स मिल गए। पूरा मार्क्स तो किसी को नहीं मिलते, मिलना भी नहीं है। तो वो वैसा चल रहा था। तो यूपीएससी इस चीज़ को समझ गया कि ये तो एक तरीके की गड़बड़ है ना, कि भाई मैंने क्वेश्चन कुछ पूछा, तुमने उसके रिलेशन में जितने पॉइंट्स दे दिए वो तो ठीक है। तो यूपीएससी ने अब क्या कर दिया, अब एनालिटिकल क्वेश्चंस कर दिए। अब पॉइंट्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कितना डीपली एनालाइज करके कनेक्ट कर पा रहे हो अपने पॉइंट को, वो ज्यादा मैटर करता है। 100 पॉइंट लिख दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब।
अब देखना धीरे से चेंज होगा। अब जितने भी आंसर राइटिंग गुरुज है ना, वो अब चेंज करेंगे इस स्ट्रैटेजी को। अब एनालिटिकल हो रहे हैं आंसर्स, ज्यादा कनेक्टिंग आंसर्स हो रहे हैं। कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हो और क्या चेक कर रहे हैं वो, तुम फ्लेवर दे पा रहे हो कि नहीं। मीन्स अगर आपने पेपर 3 का पेपर पे बैठे हो आप और इकोनॉमिक्स लिख रहे हो तो वेरी गुड, इन्वायरमेंट लिख रहे हो वेरी गुड, आप इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट से लिखोगे। पर इन्वायरमेंट का क्वेश्चन अगर पेपर 1 में आ रहा है तो आप क्या कर रहे हो फिर, आप फिर भी वही लिख रहे हो, एनवायरनमेंट के पॉइंट्स तो हो गया। तब आपको ना लीगल एंगल लिखना है उसका, कि इन्वायरमेंट का वर्ल्ड क्या बोलते हैं लॉ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोगों की लाइव्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ज्योग्राफी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस एंगल से आपको उस फ्लेवर देना पड़ेगा आपको। और ये फ्लेवर तभी आ सकता है उस इंडिविजुअल को जब उसको वो अच्छे से 360 डिग्री कॉन्सेप्चुअली समझता है। अगर वो उसको कॉन्सेप्चुअली डीपली नहीं समझता तो वो फ्लेवर कैसे देगा। वही जो सेम कुत्ते और बिल्ली वाला एग्जांपल है, आपको सिर्फ इतना मालूम है कि बिल्ली म्याऊं करती, कुत्ता भाऊ करता है, तो आप शेर आ जाएगा तब क्या लिखोगे, भाऊ। आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि इट इज एन एनिमल किंगडम। मैमल्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ये इस टाइप के होते हैं, जंगल में शेर होता है, चीता भी होता है, बाघ भी होता है, सब होते हैं। और जब तक वो नहीं समझोगे आप रिलेट नहीं कर पाओगे। और ये अंडरस्टैंडिंग अब यूपीएससी मांग रहा है। अब वो पॉइंट वाला सिस्टम जो है ना, मुझे लगता है इट विल गो अ लिटिल, इट विल एटलीस्ट चेंज। आई विल नॉट से कि वो पूरा डीप हो जाएगा। तो अब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है अब के टर्म्स में, पहले की अपेक्षा। अब आंसर राइटिंग सिर्फ करने से कोई मैटर नहीं करेगा। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो अब आपको थोड़ा सा बैलेंस आउट करना पड़ेगा। पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर आंसर राइटिंग अच्छे से करना पड़ेगा। सिर्फ लिख रहे हो दिन रात नहीं, मन इट विल नॉट हेल्प यू। क्योंकि इसमें तो ये हो गया ना यार कि जिसने ज़्यादा आंसर राइटिंग बस लिख ली वो छाप दिया। भाई क्या मतलब वहाँ पे हम क्या चाहते हैं, कोई टाइपिस्ट और क्या बोलते हैं लिखने वाले चाहते हैं, शॉर्ट हैंड वाले बंदे चाह रहे हैं कि जो अच्छे से लिख सके। नो, वी वांट पीपल हु कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि रियल टर्म में जब कोई कलेक्टर बैठता है और उसको सेम वो मंडी वाला प्रॉब्लम आता है जिसमें चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो उसको एक लेवल पे नहीं कई लेवल पे सोचना पड़ता है। कई एंगल से एथिक्स, कोई बता के एथिक्स नहीं आता मैं एथिक्स हूँ मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो। नो, वो इकोनॉमिक्स में एथिक्स आ सकता है, पॉलिटी में एथिक्स आ सकता है, हिस्ट्री के एथिकल कंसर्न्स आ सकते हैं। हिस्ट्री जैसे रिपीट हुई है, जिस तरीके के हिस्ट्री में केसेस हुए हैं उस तरीके से आपको आज उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ों को तुरंत कनेक्ट करना पड़ सकता है। एंड दैट इज द एक्चुअली यही है जो डीएम को किसी एक पीएससी के ऑफिसर से अलग करता है। एक यूपीएससी और यूपीएससी के इंडिविजुअल और एक पीएससी के इंडिविजुअल में ये बेसिक डिफरेंस होता है। यूपीएससी का जो एक यूपीएससी को पास आउट करके जो बंदा पहुंचता है वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, वो ही टेक्स कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग एंड ही कैन सॉल्व। उसे नहीं याद होंगे सारे एक्ट और सब कुछ, बेसिक्स उसको याद होगा, समझ में आता है, सब नहीं याद है। तुमसे ज़्यादा आईपीसी, जब तुम आईपीएस बन के जाते हो ना, तुमसे ज़्यादा आईपीसी एक इंस्पेक्टर को पता होता है, तुमसे ज़्यादा आईपीसी सीआरपीसी उसको पता होता है डेली पंचनामा लिख रहा है वो। जब वो उठा था वो हवलदार था, पंचनामा लिखता था 20-20 पेज का, 50-50 पेज का। उसको तुमसे ज़्यादा आईपीसी मालूम, तुम कितने भी रट लो जाओ और रट के पहुंच जाओ, पर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा जो तुम कर पाओगे। और डीएम का काम क्या होता है कि आप इसको समझिए। एक दिन ऐसा था कि मैंने एक से पूछा था कि जो एक इंडस्ट्री में काम करते थे और ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा कि आप ये यूनिक क्या कर रहे हो जो वर्कर नहीं कर सकता। एक टेक्नीशियन आपके काम तो 90% कर ही सकता है, तो आपका इंपॉर्टेंस कहाँ आ रहा है, किस दिन आपकी इंपॉर्टेंस आ रही है, आप क्यों इंपॉर्टेंट हो और वो वर्कर वो काम कर रहे हैं, वी शुड पे देम। उनको ज़्यादा अच्छे से मैकेनिक्स पता है, मशीन्स पता है, कोई भी स्टील प्लांट है, कोई भी प्लांट है, उनको ज़्यादा अच्छे से पता है। तो एक ऑफिसर का क्या काम है। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ तुमने सही बोला, साल के 360 दिन वो मैकेनिक मुझसे बेटर काम कर लेगा, आई अश्योर यू। पर 5 दिन आएंगे जिस दिन कोई क्राइसिस आएगी, जिस दिन सिर्फ उस मशीन को नहीं क्राइसिस आएगी, सारे पूरे सिस्टम में आएगी। उस दिन मैं ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ कि किस तरीके से उसको रिजॉल्व करना है हर एक स्टेप पे। क्योंकि वो एक ऐसी क्राइसिस होगी उस दिन कि वो पूरा प्लांट बंद हो जाएगा, पूरे फैक्ट्री बंद हो जाएगी, पूरा प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा अगर मैंने इंटरवीन नहीं किया। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डीएम एंड मे बी एन इंस्पेक्टर एंड एनी पर्सन जो पीएससी से या फिर लोअर लेवल पे सिलेक्ट होता है। क्योंकि डीएम को सारे लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करना आते हैं, 26 पूरे डिपार्टमेंट्स वो संभाल लेता है अकेला। क्योंकि क्राइसिस, कोविड जैसे क्राइसिस, ऐसे क्राइसिस बता के नहीं आते कि बस वायरस आया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ इशू है।
सिर्फ हेल्थ इशू नहीं होता, पॉवर्टी का इशू हो जाता है, माइग्रेशन इशू बन जाता है, सब्जी मंडी में सब्जियां नहीं आती रहती हैं, दवाइयों की प्रॉब्लम आती रहती है, एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की इशू होती रहती है। आपने देखा किस तरीके से सारे इशूज आते हैं, क्या आपको लगता है कि जनरल आदमी उसको सॉल्व कर पाएगा? नो। सो दे वांट यू टू बिकम an extraordinary person who can solve the problem out of the box, intercolating, connecting every concept that you have learned in an application format. जो वही आज के जो मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताए वो वही क्वेश्चन, मैं कोई डिफरेंट यूनिक नहीं बता रहा हूँ। एक डीएम का नॉर्मल दिन से यूपीएससी के पेपर को कनेक्ट कर रहा हूँ, जो यूपीएससी खुद करेगा। यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी एक टेक्निकल बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, तो उसके पास उसको पता है वो क्या कर रहा है, वो यही काम करता है दिन रात। इट इज़ द वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी बोलते हैं ना, लक्ष्मीकांत में लिखा है अंग्रेजी में, वॉच डॉग ऑफ मेरिटोक्रेसी बोलते हैं यूपीएससी को, कि वो देश के मेरिट को बचा के रखता है, कि लोग सेलेक्ट हो मेरिट के बेसिस पे, ना कि बस किसी का बेटा है किसी का पोता है करके। तो वो चीज़ जो सिलेक्शन है वो यूपीएससी करा, वो ये काम बहुत अच्छे से करता है। उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास सब कुछ है जानने के लिए, दे आर वेल इक्विप्ड टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और कुछ, एनीथिंग एल्स? एक क्वेश्चन उस तरफ से, कोई भी प्रॉब्लम है? ठीक है, एंड करें फिर आज के सेशन को। ठीक है, 10 o'clock हो गया। इनको ठीक है भाई, बता दो भाई कुछ और अगर प्रॉब्लम हो तो। इकोनॉमिक्स पढ़ा देंगे कि कल से पढ़ाएं? ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है इकोनॉमिक्स से, वो पता है इकोनॉमिक्स में थोड़ा है, इसलिए प्रिमांशु जी ने मुझे कहा था कि इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा सर आज। हाँ बता। हाँ हाँ, इकोनॉमिक्स के आंसर का बेसिकली फॉर्मेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उसमें अगर आप थोड़ा सा, बेसिकली इकोनॉमिक के क्वेश्चन अक्सर डेवलपमेंट के, इन पॉवर्टी के इससे कनेक्शन पे आते हैं। एक बेसिक ट्रायंगल है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का, वो आएगा ही, कि किस तरीके से अलग अलग इफेक्ट अलग अलग लेवल पे जाता है। पर वो उसका इस लेवल पे समझाना अभी डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक वो क्वेश्चन मेरे सामने नहीं होगा मैं नहीं समझा पाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व। सेकंड चीज़ है, जब तक आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं, इकोनॉमिक्स तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। और इनफैक्ट अगर आपने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को देखा भी होगा, आपको समझ भी नहीं आएंगे क्वेश्चन। कई बार ऐसा होता होगा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है लिखा क्या है वो। तो ऐसे चीज़ को मैं कैसे समझाऊं जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है वो। और वो तब तक नहीं आएगा जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और इसीलिए तो आप इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से डरते हो। पॉलिटी के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन डे वन से समझ तो आते ही थे ये लिखा क्या था, बस डीपन नहीं कर पा रहे थे, आंसर को डीप नहीं कर पा रहे थे। वही पियानो वायलिन वाला एग्जांपल था, कि आप समझ ही नहीं पाओगे तो फिर वो डिफिकल्ट है। तो वो हम जैसे ही एक एक, मैं ये वाला काम जो है ना आर्क 3 से करना स्टार्ट कर दूँगा। आर्क 1 2 में ना बेसिकली प्री का एस्पेक्ट्स है, मेंस के एस्पेक्ट उसमें नहीं आएंगे। आर्क 3 जैसे ही हम पहुंचेंगे मेंस आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप 1 2 3 में आप बेसिक कॉन्सेप्ट, बजट तक जब तक आप पहुंचोगे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप डीपली इस पार्ट को, यू विल डीपन अप एंड आप अच्छे से इसको और डीपर वे में समझ पाओगे। हम्म, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट मेकिंग, हाउ टू मेक नोट्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट इन इकोनॉमिक्स। अब किसी सब्जेक्ट का, कि सिर्फ इकोनॉमिक्स का जानना चाहते हो? किसी सब्जेक्ट का पहले समझाता हूँ फिर इकोनॉमिक्स का समझाता हूँ। अभी तक आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है नोट मेकिंग में, ये बताओ। चलो उससे अपन स्टार्ट करेंगे, जहाँ हो वहाँ से उठाऊंगा ना। बताओ कैसे नोट्स बनाते हो, क्या आप लोग का तरीका है नोट्स बनाने का, आपका क्या तरीका है नोट्स? हाँ, बीच में लाइन बनाते हो, वो पढ़ेंगे वो। पर ये नोट मेकिंग किसके लिए ऑप्टिमाइज्ड है, प्री के लिए कि मेंस के लिए? प्री के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। प्री के लिए तुम नोट्स कैसे बना लोगे? प्री के लिए नोट्स बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज प्री इज सो वाइड कि उसके लिए नोट्स बनाना ऑलमोस्ट पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। यू कैन नॉट रिलाई अपॉन वन नोट्स। तो प्री के लिए टोटल तो कोई नोट्स बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ, कनेक्ट कर सकते हो, पर वो प्री के लिए नहीं होगा ना। जब भी आप नोट्स बना रहे हो उसका आरओआई आपको देखना पड़ेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। जो आप नोट बना रहे हो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होना चाहिए अगर प्री के लिए बना रहे हो तो।
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि अगर आप उस नोट्स को बना रहे हो तो उस नोट्स के दो इंपॉर्टेंस हो गए। फर्स्ट, या तो आप नोट्स को बार बार रिवाइज करने के लिए रख रहे हो, वो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको बार बार रिवाइज करना, वो बुक्स में नहीं दिया हुआ है, या दिया भी हुआ है तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल है। तो उसको आप रिवाइज करने के लिए वो प्री के लिए नोट्स बना रहे हो, तब तो ठीक है। पर आप अगर सोचोगे कि मैं सारे प्री के सिलेबस को एक नोट्स में ला के रख दूंगा, इट्स इम्पॉसिबल। तुम समराइज करोगे और समराइज में दिक्कत होगी। प्री के केस में जनरली ये करना होता है, पैटर्न रिकॉग्निशन करके टेक्स्ट बुक से ही उस चीज को पढ़नी होती है बार बार, और कुछ पैटर्न रिकॉग्निशन कर करके आपको समझ में आएगा कि ये इंपॉर्टेंट आ रहा है, उसके नोट्स बनाओ। तो डे वन से अगर नोट मेकिंग करोगे और एक्सपेक्ट करोगे कि मैंने प्री के नोट्स बना लिए हैं, तो नहीं हुआ है कुछ भी। आपको पैटर्न रिकॉग्निशन करना है, इस लेवल पे पहुंचना है कि यू हैव डन द पीवाईक्यूज, यू हैव डन एवरीथिंग, नाउ पैटर्न रिकॉग्नाइज्ड है मेरा, मतलब मुझे मालूम है जीडीपी का ये वाला पार्ट आता है। जैसे अब हिस्ट्री का देखा जाए तो आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स तो आते हैं, तो नोट्स बना लिया। फिर नोट्स प्री के लिए कब होते हैं, किसी चीज़ को रटना है, अपने हिसाब से उसको लिख लिया। ट्राइबल मूवमेंट्स और लीडर्स हैं, उसको लिख लिया। ज्योग्राफी का सुनामी वाला एस्पेक्ट जो मैंने बताया था, सुनामी के रीजन, वो बार बार आ रहा है तो अपने उसको आपने लिख लिया। उतने ही लेवल पे आप प्री के नोट्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बाकी प्री के लेवल में वो भी नहीं। और उसमें भी मैं बता देता हूँ, उसमें भी दो टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं अपने नोट्स पे कभी भी, क्योंकि नोट्स इवॉल्व होते हैं ना, क्वेश्चंस के साथ साथ नोट्स इवॉल्व हो रहे हैं, तो प्री में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। इसलिए अंत में प्री में आपको लास्ट में पॉलिटी के लिए वही बुक पढ़ना पड़ेगा, फिर से ज्योग्राफी के लिए कोई एक पर्टिकुलर बुक पढ़ना पड़ेगा, शंकर को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, पीएमएफआईएस को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, पर वो इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स के लिए चाहे कुछ भी कर लो, मेरे नोट्स को जो भी मैंने नोट्स दिया उसके साथ साथ उस टाइम के करंट बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को वो करना पड़ेगा। लेकिन मेंस में गेम अलग है, मेंस में थिंग्स चेंज अलॉट। मेंस के नोट मेकिंग को कैसे करते हैं? मेंस का नोट मेकिंग तब तक नहीं कर पाओगे जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, इम्पॉसिबल है। तो डे वन से नोट मेकिंग के सपने मत देखना, होना भी नहीं चाहिए, कर भी नहीं पाओगे। अगर वो कर लिए तो तुम बहुत स्मार्ट हो, नहीं हो पाएगा तुमसे, क्योंकि तुम समरी बनाओगे। अक्सर आप देखे होगे, कई बार आप नोट्स बना लेते होंगे, आखिरी में समरी बन जाती होगी। कई बार कोई कोई बैठा है क्या लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने के लिए? कितने लोग लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाए हैं? कॉन्फिडेंट हो वो नोट्स को पढ़ लोगे, लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ोगे? नहीं हो कॉन्फिडेंट? अरे मैं नहीं बना पाता हूँ तो बना पाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है ना कि वो खुद ही एक नोट्स है। लक्ष्मीकांत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का नोट्स है। अब नोट्स का नोट्स बनाओगे तो क्या बनाएगा, समरी बोलते हैं उसको। अब वो गाइड जो होता है वो 10th पास करने के लिए सही रहता है, 12th पास करने के लिए सही रहता है, पर यूपीएससी के लिए नहीं। तो यूपीएससी के लिए आपको, प्री के लिए आपको यही समझना पड़ेगा आपको कि आपको कनेक्शंस इस्टेब्लिश करके रख देना है कि कौन सा एरिया इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। वो एरिया को बार बार जाना है, हाईलाइट करके रखना है, वहाँ पे अपने नोट्स बना के रखने हैं छोटे छोटे, और वो नोट्स पे वर्क करना है। और अगर चलो आप नोट्स बना भी रहे हो तो उन एरियाज को रेफर करते हुए नोट्स बनाओ, ना कि उस एरिया का डायरेक्टली बनाओ। अब मैं अगर कायदे से बोलूँ तो प्री के लिए नोट्स बनाना मेरी नज़र में, मेरे लर्निंग मेथड के हिसाब से, जिस तरीके से मैं समझता हूँ, बेकार मेरे लिए। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मुझे वैसे नहीं बन पाता। मेरे लिए जब भी होता था प्री के लिए, इट वाज ऑलवेज बेटर कि मैं टेक्स्ट बुक सर्च करके रखूं। मेरे पास एक शीट होती थी, वो शीट मुझे बता देती थी कि वो एक टाइप का गाइड होती थी मेरे लिए। वो शीट में एग्जैक्टली लिखा होता था कि मैं किस चीज़ को कहाँ से कैसे पढ़ाऊँ और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। जैसे मैंने अगर पढ़ा फंडामेंटल राइट्स, मैंने लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स के कुछ एस्पेक्ट्स को मैंने मान लो डीडी बेसु या किसी के नोट से देख लिया है, तो मैं मार्क कर दूंगा वहाँ पे, और मुझे एग्जैक्टली उसका फिर सारे सोर्सेज शुरुआत में लिख दूंगा कि ये सोर्सेज से मैंने पढ़ा है, उसी को पढ़ना है मुझे बार बार, और उसमें ऑलरेडी मार्क्ड है, हाईलाइटेड है। अब मैं क्या करूंगा, बार बार उसको रिवाइज करते जाऊंगा, और जैसे जैसे रिवाइज करूंगा वो नोट्स डायनेमिक रहता है। क्योंकि क्या होता है ना, आप उसको एक बार पढ़ चुके हो तो फिर आपको प्री के लिए उसको पढ़ने की आवश्यकता कम रहती है, हल्का रिवाइज करना पड़ेगा आपको, तो फिर आप उसको छोड़ते जाओगे उन चीज़ों को। अब नोट्स में क्या है, वो लिख दोगे एक बार तो लिख गया, वो मिटता तो है नहीं, और उसमें इतना टाइम वेस्ट करोगे भाई साहब तुम। पूरे प्री क्या है, इज अबाउट ब्रेथ, प्री इज अबाउट ब्रेथ, मेंस इज अबाउट डेप्थ। आप कितने डीप जा पाते हो मेंस में दिखता है, कितना वाइड जा पाते हो वो प्री में दिखता है। यही है प्री और मेंस का खेल। तो आपको ये समझना होगा कि आपको प्री के केसेस में जब वाइड है तो आपको
सागर को गागर में तो भर नहीं सकते आप, बोलने की बातें नहीं कर सकते प्री के केस में, तो आप उसको छोड़ दो वहाँ पे। उसी से सेलेक्टिव वे में वो जो फॉर्मेट बताया था उससे पढ़ो और रिवाइज करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो और क्या बोलते हैं मॉक टेस्ट लगाओ, आपको हो जाएगा। और मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, हाँ टेस्ट का इंपॉर्टेंस, दैट इज अ मेजर क्वेश्चन, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट ऑल्सो। और उससे पहले मैं मेंस की नोट मेकिंग बताता हूँ। मेंस में क्या होता है कि मेंस का पेपर कैसे बनता है। अब जैसे कोई यूपीएससी के यूपीएससी का क्या बोलते हैं, कोई फैकल्टी जो मेंस के पेपर बना रहा है। अब मेंस में क्या है ना कि फालतू का ब्रॉड करने का कोई पॉइंट नहीं बनता, कि तुम कहीं से भी कुछ भी उठा के मेंस में पूछ रहे हो तो कोई भी नहीं सॉल्व कर पाएगा, सब लोग फालतू क्वेश्चंस लिखेंगे और उस फालतू में जो कम फालतू होगा उसको मार्क्स मिल जाएंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसा हमारा इलेक्शन सिस्टम है कि 50% से ज़्यादा मेजोरिटी वोट आए ना आए, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो जीत गया, पर वो एक्चुअल में तो लायक नहीं है शायद। तुमको पता है ना इंडिया का वोटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, पॉलिटी में पढ़ा होगा तुमने, फर्स्ट पास द पोल सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। उस सिस्टम कैसे वर्क करता है कि अगर 3 लोगों को, एक को 20% वोट, एक को 18% वोट और कई को बाकी से कम वोट मिले तो 20% वाला जीत गया, पर मेजोरिटी वोट तो उसको मिले ही नहीं। तो अगर मेंस में अगर आपने किसी भी वे में फालतू के क्वेश्चंस लिखे, फालतू क्वेश्चंस को वाइड करते गए, तो इट विल हैपन कि बच्चा ने कुछ भी लिखेगा, उस 6 मिनट 10 मिनट में उसका दिमाग जितना चल पाएगा उस चीज़ को लिख देगा और कुछ भी भर के आ जाएगा। और उससे फिर आपको यही प्रॉब्लम होगी कि आप एक्चुअली गेहूं नहीं घुन पकड़ के ले आओगे, क्योंकि जो सीरियस कैंडिडेट है जो पढ़ के आया था वो तो आंसर नहीं कर पाएगा, वो डर जाएगा कि मेरे पढ़ाई का तो नुकसान हो रहा है, मैं तो इतना पढ़ा मेरे तो कुछ नहीं आ रहा है, वो डर जाएगा। लेकिन जो ऐसे ही पढ़ के गया है वो तो वैसे ही ऐसे आंसर लिखता है, वो वहाँ कॉन्फिडेंट होकर फालतू आंसर लिखेगा और वो उसको देना पड़ेगा आपको सीट। तो वो ये नहीं चाहते, तो अब वो क्या करेंगे, अब उनको ये प्रॉब्लम आगे दिख चुकी है, अब हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो व्हाट दे विल डू एंड दे डू ऑल द टाइम इज वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा बेस करते हैं अपने पेपर, और फिर वो जो लेयर लाना चाहते हैं करंट का लाना चाहते हैं। करंट में भी आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा पीछे आगे के करंट में नहीं करते, 6 महीना साल भर का करंट से जो टेक्निकल क्वेश्चन है वो निकल आ जाते हैं और इसी में होगा, वो भी एक स्टैटिक का बेस होगा और उसके ऊपर करंट का एक लेयर हल्का हल्का होगा जिसमें आपको वो एनालिटिकल लेयर होता है। मैं क्वेश्चंस अभी होता तो मैं आपको एग्जाम अभी दिखाऊंगा उन क्वेश्चंस को, कि वो एनालिटिकल लेयर होगा क्वेश्चन का जो आपको समझना है और स्टैटिक को लिंक करना है एनालिटिकल से बार बार। तो इसके लिए नोट मेकिंग होती है। इसमें आपको क्या करना है, उसको टेम्पलेटिंग बोलते हैं हम लोग टेक्निकल टर्म्स में। टेम्पलेट बना के रखने हैं हर सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के टेम्पलेट ऐसे बना के रखने हैं कि आपको क्या करना है कि आपने एक सब्जेक्ट पकड़ा, उसका आपने ना देखा कि अच्छा ये टॉपिक जो है स्टैटिकली कई बार पूछ रहा है, इसका ये नोट्स बना के मैं रखूंगा तो मेरे से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको उसका टेम्पलेट बना के रखना पड़ेगा बेसिक। अब एक उसके ऊपर का लेयर होगा एनालिटिकल लेयर, वो आप मेंस का जब पेपर लिखने वाले रहोगे उसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको वो करंट पढ़ के रख जाना है। कुछ तो आप समझ के रखोगे क्योंकि साल भर से प्रिपेयर कर रहे हो, प्री की तैयारी करके आए हो, निकाल के लाए हो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा वो। दूसरा क्या है कि करंट को आप फॉलो अप करोगे और उसको लिंक करोगे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका अब आपके पास एक टास्क है 6 मिनट में, 6 मिनट में टास्क है आपके पास, 6 मिनट है, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 6 से 10 मिनट है मैक्सिमम। अब आपके दिमाग के पास बहुत सारे फैक्ट्स है जो आपके दिमाग में घुसे हुए हैं, पर आपको क्या करना है ना, उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग लानी। कन्वर्जेंट मतलब आपको किसी एक जगह पे सोचना है और उस जो वो हीरा है उसको लेके आना है अपने आंसर पे। ये टास्क होता है मेंस के आंसर राइटिंग में, कि आपके पास फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, पर उन नॉलेज को सेलेक्ट करके लेके आना है। अब दिमाग एक ऐसी चीज़ है वो हमेशा ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके दिमाग में तो आपके बचपन की भी मेमोरी है, वो भी लेके आ जाएं क्या? नहीं, आंसर राइटिंग में तो वो नहीं लाना है। तो आप क्या करोगे, आपको टेम्पलेट बना के रिवाइज करोगे। तो अब जो वो आंसर है उसका 30-40% आपने टेम्पलेट से बार बार रिवाइज किया है, वो वही 30-40% वो बेस वही रहेगा, आपको वो वहीं पे चिपका दिया वैसे का वैसा। उसके बाद जैसे केक बनाते हैं ना, पहले केक का बेस वैसे का वैसा रख देते हैं, फिर आइसिंग अलग अलग चेंज करते रहोगे। उसमें कभी कोई अच्छा फूल पत्ती बना दिया, कभी क्या बोलते हैं कुछ ऐसा नाम लिख दिया, कुछ कर दिया, वो गेम खेलते रहोगे जैसे केक में करते हैं। इट इज़ लाइक मेकिंग अ केक, मेंस का आंसर इज लाइक दैट। टेम्पलेट जो बेस है वो घर से बना के लाओगे आप एग्जाम में,
आपके दिमाग में वो बना रहेगा, हर एक पेपर के पहले 10 बार रिवाइज करोगे। और जो असली रिवीजन होती है ना, आपका जो एक एक टॉपिक है एक एक पेज में आना चाहिए मेंस के लिए। आपके पास पूरा सब्जेक्ट अगर, जब तक आपके पास 100 पेज मैक्सिमम, 150 पेज, 100 पेज और अच्छे नोट से तो 50 पेज के अंदर नहीं आ रहा है एक सब्जेक्ट का, तो आपने अच्छे से उसको एनालाइज करके नहीं बैठा है। आपके हाथ में एक ऐसा नोट्स होगा जो 50 से 100 पेज के अंदर आ जाएगा, मेंस के पेपर के पहले तक उसको 10 बार रिवाइज कर लोगे आप, इतना अच्छे नोट्स होते हैं। और आप फाइनल नोट्स देखो लोगों के। दूसरा, नोट मेकिंग जो होता है ना, आपका एक तरीका है, आप ना सीधा नहीं सोचते कभी भी। जो किताबें होती है ना, वो एक एक्सप्रेशन है नॉलेज का, लेकिन आपका दिमाग किताबें नहीं होती है। मतलब आप एक किताब की तरह पेज दर पेज तो मेमोरीज आपकी होती नहीं है कि पेज नंबर दिस में ये है, पेज नंबर 10 में वो है। आपका दिमाग मल्टीपल तरीकों से सोचता है उसी टाइम पे। तो आपके नोट्स को भी ना उसी को दिखाना चाहिए। आपका नोट्स भी जो होना चाहिए वो मल्टीपल लेवल्स पे उसी टर्म्स में वर्क करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो वो आपके दिमाग के जैसा चल नहीं रहा है। तो इसीलिए जो एक माइंड मैप मेथड ऑफ नोट मेकिंग होता है, माइंड मैप जानते हो? आपको एक फैक्ट को अलग अलग वे से अलग अलग फैक्ट के साथ लिंक करके चलना है। और अगर वो आप लिंक और इंटरलिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे विद इन द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट 1 है, ये कॉन्सेप्ट 2 है, ये कॉन्सेप्ट 3 है, अगर आप उसको अलग अलग वे से इंटरलिंक करके नहीं चलोगे तो आपका वो नोट्स परफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के नोट्स आपने बना दिए, या डेवलपमेंट एचडीआई पे आपने नोट्स बनाए, तो आपको सारे चीज़ों को लिंक करना पड़ेगा एचडीआई को। एचडीआई किस तरीके से विमेन हेल्थ से कनेक्टेड है, एचडीआई किस तरीके से पॉवर्टी से कनेक्टेड है, एचडीआई किस तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट से कनेक्टेड है, एचडीआई किस तरीके से आईआर से कनेक्टेड है, इंटरनेशनल रिलेशन में एसडीआई किस तरीके से कनेक्शन हो सकता है, और वर्ल्ड बैंक से उसके बेसिस पे किस तरीके से इंडिया को पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वो डिसाइड हो जाता है। इशू भी आया था कि अमेरिका ने बोला था कि इंडिया को हम पैसे क्यों दें, ये तो देश की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसको फ्री में हम लोग क्यों चीज़ें दें, हम लोग क्यों इनके हेल्प करें। इस तरीके की बातें आपको उस तरीके से नोट्स आपके इस फॉर्मेट में लास्ट में आने चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन वैसे ही सोचता है, ब्रेन इसी तरीके से सोचता है और वैसे ही वर्क करेगा। व्हाट अबाउट आपका ऑप्शनल्स? मैंने ऑप्शनल्स ही नहीं पूछा आपसे। ऑप्शनल क्या क्या है आप लोग का? ज्योग्राफी, और क्या क्या ऑप्शनल्स हैं आप लोग के में? सोशियोलॉजी, और एंथ्रो भी है, एंथ्रो। एंड व्हाट अबाउट साइकोलॉजी, किसी का है? साइकोलॉजी किसी का नहीं है यहाँ पे? कोई लैंग्वेज किसी ने लिया है? किसी ने गुजराती किसी ने लिया हुआ है? ऑप्शनल्स की तैयारी कैसे कर रहे हो? ऑप्शनल की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो? ऑप्शनल का प्रिपरेशन हो गया? ऑप्शनल में नोट मेकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो नोट मेकिंग अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऑप्शनल में। आपके 500 मार्क्स बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट 500 मार्क्स है जिसमें आप बहुत अच्छे से 200 से ऊपर स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे कर सको। मतलब प्री में, मेंस में, पर पेपर में आप कितना स्कोर एक्सपेक्ट करते हो? पेपर 1 में आपको क्या लगता है आप कितना स्कोर कर लोगे? एक एवरेज टॉपर कितना स्कोर करता है पेपर 1 में? कितना स्कोर कर लेता होगा एक अच्छा टॉपर? 100? अगर आपने देखा एक बार कि टॉपर्स क्या क्या स्कोरिंग करते हैं, आप उसको भी चेक करो। 100, मैक्सिमम 110, अगर बहुत बड़ा कोई इंसान है तो 110, नहीं तो 90, 95 में भी साफ हो जाते हैं, कई बार उससे भी मार्क्स निकल जाते हैं। पर जब आप मेंस के ऑप्शनल में जब आप देखोगे तो अच्छे मार्क्स बन जाते हैं, दोनों पेपर को मिला के कई बार 250 से ऊपर भी क्रॉस कर सकता है अगर आप चाहो। तो अगर आप उतना ध्यान नहीं रखोगे ऑप्शनल पे तो आप उसमें हिलोगे। और अगर कोई 26 में कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है 2026 के लिए? ऑप्शनल क्या क्या प्रिपेयर्ड है? ऑप्शनल, ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है? ऑप्शनल को अभी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो, उस पर बहुत ध्यान दो, क्योंकि उसके बिना मेंस लिखने, क्योंकि देखो प्री निकालने पे मेडल तो कोई नहीं देगा तुमको कि वेरी गुड आपने प्री निकाला है, ये आपका प्री मेडल है। तो ऑप्शनल कोई आपको मेडल तो देगा नहीं प्री के लिए कि आपने प्री क्लियर किया है, वेरी गुड, यू आर अ वेरी गुड पर्सन, आपका आदर सत्कार है, कुछ नहीं होने वाला है ऐसा। एक्चुअल में आप जब तक एग्जाम नहीं निकालोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है इस उसमें। तो इस केसेस में आप समझिए कि आपको एग्जाम पूरा निकालना है, प्री मेन सब कुछ खत्म करके निकालना है। तो इसलिए आपको पूरी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड होना है और ऑप्शनल को अच्छे से पकड़ना है, और एथिक्स को ऑफकोर्स
एथिक्स जो कंप्लीट हुआ उसकी प्रैक्टिस करो, केस स्टडी की प्रैक्टिस करो और उसके मॉक दो। अब उसके मॉक दो, एथिक्स के मॉक इंपॉर्टेंट है। अब उसमें स्कोरिंग करना बहुत जरूरी है। एथिक्स इज अ मसल मेमोरी के जैसे एथिक्स, जैसे साइकिल चलाना है वैसे एथिक्स है। एथिक्स हेल्प कर जाता है। एक बार साइकिल चलाना अच्छे से सीख गए तो आप हमेशा साइकिल चला लोगे, चाहे किसी किसी भी स्थिति में हो। और इसलिए आप एक बार एथिक्स पढ़ लिए तो आपको प्री के पहले मेंस के बाद प्री के बाद मेंस के पहले जो टाइम मिलेगा, यू कैन जस्ट कंप्लीट एथिक्स इन नो टाइम, वो आराम से कंप्लीट